आपका जो एआईआर है वो 31 है, तो अगर मैं आपका सेक्शनल स्कोर जानना चाहूँ, पहले तो आप मुझे प्री और मेंस का अलग अलग स्कोर बता दीजिए और फिर आपका सेक्शन वाइज स्कोर मुझे एक बार बता दीजिए। प्री में तो मैम मेरे 172 थे मार्क्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैं तो राजस्थान के चूरू ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और जो स्कूलिंग थी मेरी वो मैंने वहीं से की थी, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे आप डेली एवरेज तो पढ़ाई मैं करते अगर आपको बताऊं तो 7 से 8 घंटे। हम्म। बहुत अच्छे आपके दिन चल रहे हैं, मतलब खुश है आप अंदर से, तो आप 10 घंटे 11 घंटे तक यूज तो करो। हमारे एसएससी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो चारों सब्जेक्ट की हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी जीएस जो है वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे जीएस को पढ़ने के लिए। स्टैटिक जीके तो मैंने परमार सर से, उनकी यूट्यूब पे क्लास है, मतलब बैच नहीं लिया था मैंने परमार सर का, कोई भी बैच नहीं लिया था। हम्म। यूट्यूब पे ही अवेलेबल थी उनकी, तो स्टैटिक जीके की 8 से 10 क्लास। तो जो एक स्टूडेंट्स के अंदर कॉमनली इशू देखने को मिलता है, उसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन यही है कि आपने कंसेप्ट को अच्छे से किया नहीं, कुछ भी मतलब फैंसी चीजें करने से आपको कुछ नहीं। मैथ में एक चीज जो मुझे अभी तक हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे, आप एक बुक है, एक मेन चैप्टर उठाओ, आप उसको 4 से 5 दिन दो। हेलो एवरीवन, तो आज आप लोगों का स्वागत है एक नई सीरीज के साथ में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपर इंटरव्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम अलग अलग स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने रिसेंट के अंदर अपना सिलेक्शन लिया है, और उसके साथ में कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी बुलाएं जो कुछ टाइम से जॉब के अंदर है और वो आप लोगों को जॉब का एक्सपीरियंस दे पाए। तो आज हमारे सबसे पहले गेस्ट होने वाले हैं रोहित पुनिया, जिनकी एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 31 है और उन्होंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अचीव किया है। कैसे एक साल के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें अचीव की और इतने अच्छे स्कोर के साथ में उन्होंने अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाली, आज वो उनके साथ में जान लेते हैं। सबसे पहले रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप यहाँ पे आके इन स्टूडेंट्स को अपनी जो चीजें हैं वो बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। ये बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी भी है मेरे लिए, और आपके साथ पॉडकास्ट करना है बहुत बड़ी बात है मतलब। आज तो भाई दो पुनिया बैठ गए हैं अगल बगल में, और इंटरव्यू जो है वो लंबा चलने वाला है, तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके बैठिएगा। और एक एक चीज रोहित, मेरी तरफ से पूरी आपको छूट है, जो आप बताना चाहो, जिससे आप पढ़े हो उन टीचर का नाम लीजिएगा। यहाँ वो नहीं चलता है कि हाँ बस मेरा नाम लेना है उसका नाम लेना है, जहां से पढ़े हो जो पढ़े हो वो बताना है। तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल इस चीज की तरफ से फ्री रहिएगा। सबसे पहले ये बात मैं बता दूं, रोहित का भी यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रही हूँ। आप वहां से जाके इनके साथ में कनेक्ट होके रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकी वीडियोस भी देख सकते हो। अभी सबसे पहले रोहित मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। रिसेंट में स्टूडेंट्स जो ये वेंडर चेंज और जो एग्जाम के अंदर डिले है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि मतलब क्या सिचुएशन है, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स इस टाइम के ऊपर कर सकते हैं। इस पे मैम मेरा पर्सनली व्यू तो ये है कि पी वाई क्यू की, जो एक मैं हल्ला सुन रहा हूँ कि पी वाई क्यू की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो पी वाई क्यू की, क्या है, आप क्यों पी वाई क्यू मॉक लगा रहे हो, ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत चीज़ फैल रही है मार्केट में, या पूरे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि वेंडर चेंज, सब कुछ चेंज, ये चेंज वो चेंज। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वेंडर चेंज होने से आपकी पी वाई क्यू की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी। सब्जेक्ट वाइज मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे मैथ में पी वाई क्यू आते हैं, हम्म। मैंने भी पीवाईक्यू लगाए पिछले 5 साल के, और मैंने मतलब मैथ का पूरा कंप्लीट मेरा सिलेबस भी कर रखा है। हम्म। मैंने सारे पीवाईक्यू लगा के, मेरा एक भी वो नहीं बचा कि ये टॉपिक मेरा मिस हो गया पीवाईक्यू लगाने से। तो आपको कंसेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए, आपको ये थोड़ी चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन कर लिया मैंने, यही आएगा, वो नहीं आने वाला, कंसेप्ट आने वाला है। हम्म। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए, आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे आपका कंसेप्ट नहीं बचेगा। दूसरी चीज़, इंग्लिश में कुछ नहीं चेंज होना। इंग्लिश में आप पीवाईक्यू वोकैब कर लो, आपका कोई एक दो वर्ड उसने नया ही इन्वेंट कर दिया तो वो तो सबके लिए नया है, आपके हम्म। लिए भी नया है और बाकी बच्चों के लिए भी नया है। हम्म। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू पूरे किए वोकैब के भी और ग्रामर के भी, तो आपकी ना तो ग्रामर में कुछ कमी आनी, ना वोकैब में कुछ कमी आनी, क्योंकि वर्ड बहुत ज़्यादा है। हम्म। 1000-1500 वर्ड तो आपको ईडीएम मिल जाएंगे, 1000-1500 वन वर्ड मिल जाएंगे, और 1000-1500 साइन एंटो मिल जाएंगे। हम्म। उतने आप कर लो, उतने तो आप अच्छे से करो एक बार, उसके बाद कुछ नहीं बचना लास्ट में। और इसमें मैं एक चीज़ अगर ऐड करूं तो मतलब ये है कि रीजनिंग और जीएस में चेंज मुझे लगता है कि आ सकता है, क्योंकि ओके। रीजनिंग में ये हो रखा है कि पिछले आप अगर टीसीएस का पैटर्न देखोगे तो सेम पेपर है,
वही पेपर पहली शिफ्ट में, वही पेपर दूसरी शिफ्ट में, वही अगली साल, वही पिछली साल। ना तो उसमें तो क्वेश्चन भी चेंज, मतलब पैटर्न भी चेंज नहीं हो रहा क्वेश्चन का। तो रीजनिंग पे आप ये करो कि जो क्लोक है, कैलेंडर है, इनके क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप इनको मिस मत करो। अब पहली चीज तो ये है, क्लोक कैलेंडर डाइस हो गया, चैप्टर मत छोड़ो कोई भी रीजनिंग का। पहले तो ये रहता था कि आपने मतलब जो जो सेक्शनल मॉक में आ रहा है वो कर लिया, कंप्लीट हो गया, इसमें चैप्टर मत छोड़ो। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन का लेवल है, मतलब बहुत ही एवरेज लेवल के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, तो उनको थोड़ा ये देखो कि ऐसे सेक्शनल मॉक देखो जिसमें कि रीजनिंग का लेवल पर्टिकुलरली ठीक हो, क्वेश्चंस का लेवल ठीक हो, वो रीजनिंग में आप कर सकते हो। अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस में तो आप बेफिक्र हो गए चलिए, क्योंकि जीएस में आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला कि जीएस में पहले से ही नुकसान कर रखा है उसने, हाँ। ईसीएस ने। मतलब कुछ भी कहाँ भी क्या हो रहा है वो आपसे पूछ लेगी वो। हाँ। कंसेप्ट पे उसका कोई ध्यान नहीं है, मतलब कोई ये नहीं पूछेगी कि ये थ्योरी है, इसका डे टू लाइफ में क्या यूज है, या इस थ्योरी का कंसेप्ट बताओ, ये बताओ, नहीं, ये थ्योरी किसने दी थी, कौन सी सन में दी थी, ये पूछ रही है वो। तो इसमें क्या ही चेंज कर देगा, बुरा नहीं हो सकता आपके साथ जीएस में, जीएस में आपके साथ अभी अच्छा ही हो सकता है। वर्स्ट सिचुएशन हाँ, में आप वर्स्ट हो, तो अभी हो आप, और मतलब अभी फिलहाल इससे बेटर ही हो सकते इससे हो। बेटर ही हो सकते हो जीएस में। और तो ऑल ओवर अगर हम एक कंक्लूजन निकाले तो मोस्टली आपका कहना ये है कि जो पीवाईक्यू बेस्ड है वो ऑलमोस्ट वैसा ही चलने वाला है। हाँ। कुछ गलतियां ऐसी होंगी रोहित, शायद आपने ये टाइम आपने पता नहीं अपनी प्रिपरेशन में देखा था या नहीं, एग्जाम जो डिले होता है उस टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो मतलब सिलेक्शन से ही बाहर हो जाते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए अभी? वो मतलब मैम एक चीज तो ये आती है कि जैसे कि वो ये सोचते हैं कि एग्जाम तो डिले हो गया 1 महीने 2 महीने, तो हम्म। जो बच्चा 8 से 9 घंटे निकाल रहा है अपने डेली, हम्म। वो 4 से 5 पे आ जाता है कि हम्म। एग्जाम डिले हो गया। हम्म। प्रोक्रेस्टिनेशन में मतलब कल कर लूंगा, अभी तो डिले हो गया, 2 दिन बाद कर लूंगा, ये कर लूंगा, पूरा शेड्यूल उसका खराब हो जाता है। तो उस वो तो मतलब बहुत खराब सिचुएशन है आपके लिए, उसमें आप मत पड़ो। आप ये सोचो कि 1 महीना ज़्यादा मिला है, तो मैं उसका तो सोचना ही नहीं मुझे। हम्म। मुझे जो पहले सोचा था कि जैसे कि मिड जून से मिड जुलाई तक एग्जाम शेड्यूल था पहले, तो ये सोचो कि मेरा एग्जाम तभी है, मेरा एग्जाम हाँ। बाद में नहीं है। उसको लेके आप प्रेप करो, और लास्ट में जब आपको 1 से 1.5 महीना ज़्यादा मिलेगा, हम्म। तो उसमें आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप बाकियों से तो आगे हो, क्योंकि बाकियों ने अगस्त को टारगेट करके सोच रखा है कि मेरा एग्जाम तब होगा। हम्म। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में मत पड़ो कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। दूसरी चीज, आप यूट्यूब की फर्जी वीडियो से बचो। पहली चीज तो हम्म। वो ये कहते हैं कि ये आ गई डेट, वो आ गई डेट, कब आ गई डेट, उसका कोई मतलब नहीं है आपकी प्रिपरेशन से। वो सिर्फ अपने आप मतलब आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज का बवाल हो रखा है, आपको भी ये है कि मुझे पता चल जाए कब डेट है, कब वो है। एसएससी को ही पता है डेट कब है, हाँ। किसी यूट्यूब वाले को वो कुछ नहीं ऑफिस में नहीं पता। बैठता कि उसको हाँ। पता है कि मैंने ही निकाला ऑर्डर, ये अब हाँ। डेट है। तो वो एसएससी को ही पता, आप उस चक्कर में मत पड़ो, अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। आपको बाकियों से कोई वो नहीं है कि कौन टीचर क्या कर रहा है, वो कर रहा है। सिलेक्शन आपको खुद लेना है, और आप खुद ही लोगे, कोई नहीं दिलाएगा आपको कोई सिलेक्शन। नहीं दिला सकता। हाँ, मैं भी कई बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि भाई ना कट ऑफ हम बना रहे हैं ना कोई और हाँ, बना रहा ना है। कोई और बना ये रहा है। सारी प्रेडिक्शंस हैं, अपनी जो तैयारी है जो है वो अपने हिसाब से करो, और जो करने वाली है वो एसएससी है करने हाँ, वाली। करने वाली एसएससी है। तो रोहित, अगर हम अभी थोड़ा सा इस चीज को पूरा फ्लो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसी आपकी स्कूलिंग रही, आपने कॉलेज अपना कहाँ से किया? तो मैं तो राजस्थान के चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ, और जो स्कूलिंग थी मेरी वो मैंने वहीं से की थी। स्कूल। मतलब वहाँ पे मेरा गांव है अच्छापुर, हम्म। उसके साइड में ही स्कूल है, थोड़ी दूर 10 किलोमीटर। वहाँ हम्म। से मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग की थी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीडीयूसी से मैंने कॉलेज किया है, मैथ ऑनर्स से, बीएससी मैथ ऑनर्स। वो 2023 में मेरा वो भी कंप्लीट हो गया था। ओके, तो आप 2023 के पास आउट हो और हाँ। 2024 सीजीएल के अंदर आपने सिलेक्शन ले लिया हाँ। है। तो मतलब लगभग आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रही है? हाँ, मतलब मैंने तो कॉलेज के साथ भी प्रेप नहीं की थी इसकी। ओके, कॉलेज के साथ कोई तैयारी नहीं पास थी? आउट होने के बाद मैंने जुलाई में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अगस्त में मैं ये था कि हाँ मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। अगस्त से फिर आपका जून में एग्जाम हुआ, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 10 महीने की आपकी तैयारी रही है, हाँ, पूरी की पूरी जो सितंबर में। हाँ। एसएससी से के लिए आपने जो तैयारी की। तो भाई 10 महीने के अंदर भी रोहित ने रैंक निकाली है, तो आप लोग भी ये रैंक निकाल सकते हो। इसके लिए कैसे इन्होंने पढ़ाई की वो अब थोड़ा सा इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो रोहित मुझे ये बताओ, आपका जो एआईआर है वो 31 है, तो अगर मैं आपका सेक्शनल स्कोर जानना चाहूँ, पहले तो आप मुझे प्री और मेंस का अलग अलग स्कोर बता दीजिए, और फिर आपका सेक्शन वाइज स्कोर मुझे एक बार बता दीजिए। प्री में तो मैम मेरे 172 थे मार्क्स, मेंस में मेरे 363 रो थे, 371 नॉर्मलाइज मार्क्स थे।
सेक्शन वाइज मैं अगर आपको बताऊं, चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, तो 87 मेरे मैथ्स में थे। एक ना, क्वेश्चन गलत था आपका, एक क्वेश्चन नहीं किया नहीं था। किया था मैंने, छोड़ दिया था एक क्वेश्चन। रीजनिंग में मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे, इंग्लिश में मेरे 135 आउट ऑफ 135 थे, जीएस में मेरे 51 थे। 51 थे, तो कहीं ना कहीं आपने एक हर एक सब्जेक्ट को बहुत हाँ। अच्छे से टैकल किया और बहुत अच्छे से उसके अंदर आपने स्कोर किया है। तो रोहित, आज के टाइम पे ना स्टूडेंट्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की, अगर कोई भी एक बंदा कोई एक बात बोल देता है उसकी वजह से इनका पूरा ही माइंड ऐसे हो जाता है हम्म, कि इंग्लिश मीडियम वाला है पेपर वही निकाल सकता है, जो हम्म। बहुत अच्छी जगह से पढ़ा है पेपर वही निकाल सकता है। इनके ऊपर आपका क्या मानना है? पेपर मतलब एवरेज स्टूडेंट भी पेपर निकाल सकता है या फिर कुछ ऐसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी है एसएससी का पेपर निकालने के लिए? नहीं, मुझे तो मैम ऐसा लगता है कि एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, हम्म। आपको 1 से 1.5 साल की रेगुलर स्टडी तो लगती है आपको, मतलब पूरा आपका 100% देना होगा। हम्म। उसमें ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने थे, कॉलेज में क्या था वो था, उसका कोई भी मैटर नहीं है। वो हुआ बना देते हैं, पर उसका कोई नहीं है। लेकिन आपको ये है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ढील नहीं दे सकते आप। उसमें आपको 10 घंटे 8 घंटे देने हैं तो डेली देने ही हैं। जो उस प्रिपरेशन के टाइम पे जिसने बेस्ट दे दिया, आई गेस हाँ, वो बेस्ट वो सिलेक्शन बेस्ट ले, है। बेस्ट सिलेक्शन ले जाएगा। वरना शायद बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इनसे कहीं बेटर हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर, कहीं बेटर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी वो रैंक नहीं अचीव कर पाए। तो कहीं ना कहीं यही चीज है कि जो वो टाइम पीरियड जो है। अपने टाइम में पूरा अपना 100% दे गया, उसको हम्म। कोई नहीं बीट कर सकता। फिर वो चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा मतलब सही नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो प्रेपरेशन कर रहा है तब उसको ये चीज़ें नहीं सोचनी कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड खराब है, या मैं हिंदी मीडियम से हूँ या वो हूँ। उस टाइम पे अपना 100% दो आप बस। क्या रोहित, आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जब इतना पूरा युग ही आप ये बोल सकते हो ऑनलाइन हम्म। स्टडीज का हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हाँ मेरे पास एक अच्छा अमाउंट है तभी मैं तैयारी कर सकता हूँ, या एक नॉर्मल घर का बच्चा भी इसकी तैयारी कर सकता है? इसमें मैं सबसे पहले तो मेरा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मैंने मेरी पूरी स्टडी में 10,000 से ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। मैंने मेरी पूरी स्टडी 1 साल की जो रही है, दस हम्म। महीने बाद में मेंस हुआ, तो 1 साल की आप मान सकते हो। तो उसमें तो 10 महीने की तैयारी मतलब 1,000 रुपए पर महीने के हाँ, आसपास आपका आप खर्चा लगा था? सकते हो। मैं आपको बता भी दूंगा कैसे हुआ वो। हम्म। कि मैंने कोचिंग भी ली थी स्टार्टिंग में, हम्म। तो उसके भी मेरे ये था कि 6,000 5,000 में हम्म। मेरी चारों सब्जेक्ट की, मतलब तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग आ गई थी। वो मैं हम्म। आपको बताऊंगा आगे। उसके साथ जो बुक्स थी मेरी, हम्म। तो बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, पेन कापी, सबका बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं बता रहा कोचिंग का ही बता रहा हूँ। हम्म। हर सिंगल चीज, अगर मैंने रबड़ पेंसिल भी मेरी यूज हुई है, तो हम्म। वो 10,000 के अंडर है, उसके ऊपर नहीं हो, उससे कम हो सकता है। तो ये इसके बाद तो शायद किसी को डाउट हाँ, बचना ही हाँ, नहीं चाहिए कि वही कोई पैसे वाला ही हाँ, कर पैसे सकता है वाला आज के ही। टाइम पे। जैसे कि रोहित, अभी जो मैंने अब बात की थी कि हमारी ऑनलाइन हो गई है हम्म। एजुकेशन, तो उस जो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, हर चीज का हम एक चीज मान के चलते हैं कि हर चीज के प्रोज हैं, हर चीज के कॉन्स हाँ, हैं। तो इस चीज के प्रोज तो डेफिनेटली बहुत हाँ, सारे हैं, बहुत है। कॉन्स कौन से हैं जिनसे बच्चों को बच के रहना चाहिए, कि मतलब इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों के साथ में क्या दिक्कतें हो रही है, अगर वो आप मुझे बता पाओ तो थोड़ा सा। वो उसमें मैं ये बताऊंगा मैम कि बच्चों को वो दिक्कतें पता है खुद को। अच्छा। हाँ, बच्चों को, हर उस बच्चे को वो दिक्कतें पता है कि मैं कहाँ, सोशल मीडिया मुझे कैसे खराब कर रहा है। उसको हम्म। खुद को पता है ये चीज़। लेकिन या तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, हम्म। या वो यूट्यूब से ये देखना चाहता है कि 5 तरीके बता दो सोशल मीडिया छोड़ने के, वो तरीके बता दो वो करने के। आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपको खुद पे भरोसा रखना है। हम्म। आपने एक मतलब स्टार्टिंग में प्लान लगता है, स्ट्रेटजी लगती है आपकी। हम्म। हम्म। आपने वो प्लान स्ट्रेटजी बना ली, हम्म। उसके बाद नो मैटर वोट की कौन क्या कह रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उस चीज़ को छोड़ दो आप। 1 साल में तो ये कह रहा हूँ, 1 साल आप, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कॉलेज के बाद, मैंने इंस्टाग्राम मेरा अभी खोला है हम्म। सिलेक्शन होने के बाद। हम्म। उससे इंस्टाग्राम नहीं चला, तो कभी 6 महीने में एक बार खोल लिया, 2 दिन के लिए तो खोल लिया। हम्म। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद था मेरा। व्हाट्सएप एक मेरा चलता था, यूट्यूब पे कोई क्लास लेनी होती तो यूट्यूब पे वो कर लेता था। हम्म। तो यही रहता था, बाकी तो कि मतलब बिल्कुल हाँ। अंडरग्राउंड होके तैयारी के। फेसबुक तो मैंने मतलब पहले भी यूज़ नहीं की कभी, हम्म। बाद में तो करता कि ना, ये स्नैपचैट हो गया, कुछ भी यूज़ नहीं करता मैंने। बाकी हम्म। तो व्हाट्सएप था और एक यूट्यूब था क्लास की।
डेफिनेटली जो मेरा अगला क्वेश्चन था ये वो यही होने वाला था कि आपने सोशल मीडिया का अपनी पूरी प्रिपरेशन में कितना यूज किया, तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि मतलब नील बटा नील बटा सन्नाटा था सन्नाटा आपकी था। प्रिपरेशन के अंदर जो सोशल मीडिया का यूज है। हम्म, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आज एजुकेशन के उसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप भी लगा लो अपने आप से, या मैं भी हूँ उसी भीड़ के अंदर एक, जो आज के टाइम पे अलग अलग चीजें स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो इन स्ट्रेटेजी का यूज और जो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कितनी यूटिलिटी है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, आप इसका क्या मानते हो? इनकी यूटिलिटी है मैम, मैं मानता हूँ यूटिलिटी है, लेकिन यूटिलिटी तब तक ही है जब तक आप इन पे सटीक हो। हम्म जब कोई बच्चा यूट्यूब पे क्लास देखने के लिए जाता है ना, हम्म तो वो क्लास 1 घंटे ही देखता है, बाकी 3 घंटे वो ऐसे ही खराब करता है रील देखने में कि वहाँ क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या हो गया, उसने उसको क्या बोल दिया। हम्म उससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। हम्म आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, तो आप जैसे कि आप हो, कंटेंट बनाते हो हम्म अच्छा एजुकेशन का, तो अगर आप बच्चा आपको देख रहा है ना, हम्म तो वो ये स्टिक करे कि मुझे मैम की स्ट्रेटजी देखनी है, या हम्म वही क्लास देखनी है जो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। हम्म वो तो आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल तो अपने अंदर लाना ही होगा। ऐसा तो मतलब कोई गोली ऐसी होती तो मैं मेरे दोस्तों को ही दे देता सबसे पहले, तो लो भाई। हाँ तुम लो हाँ, ये, और ये और सब मेरे घर चीजें वाले छोड़। जो हैं, जो बाकी मेरे जितने भी साथी हैं, मैं सबको दे देता कि हाँ ये गोली लो और लगो भाई, लगो सब। तो हाँ, तो ये तो खुद का हाँ, ही खुद का सेल्फ ही कंट्रोल है। मतलब। बिल्कुल। तो अगर हम रोहित बात करना शुरू करें कि जैसे ही आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में आप अपनी तैयारी के अंदर आए, तो तैयारी से पहले मुझे थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दो कि आप 10th 12th में एक कैसे एस्पिरेंट थे, कि मतलब जिससे बच्चे थोड़ा सा रिलेट कर पाए कि हाँ भाई ये कुछ ऐसे थे, या मतलब आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था कि जैसे ये मान के चल लो कि भाई इंग्लिश तो मुझे पहले से ही पूरी आती थी, मैथ्स तो मुझे पहले से ही पूरा आता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू पे ऊपर आके बोल जाते हैं कि मैं तो 2 घंटे पढ़ा था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रीफ बता दो कि आप 10th 12th में एक कैसे एस्पिरेंट थे, और जब तैयारी शुरू की तो आपके सारे चारों सब्जेक्ट का जो लेवल था वो किस लेवल के ऊपर आप थे? वो मैं बताता हूँ मैम आपको, मतलब 10th 12th में तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो बिल्कुल 60% से सिलेक्शन की तरफ आ गया। मैं हम्म 10th 12th में अच्छा स्टूडेंट था। हम्म 10th में मेरे 88% है शायद, और 12th में 95% है। हम्म। लेकिन जो मेन बात है वो मैं अब बताऊंगा आपको। जब इतने परसेंट होने के बाद ही जब मैंने पहला मॉक दिया था मेरा, हम्म। मेरे 72 मार्क्स थे। ओके। तो बच्चा ये सोचता ना मेरे 95 है तो मेरे तो 170 आने ही चाहिए पहले मॉक में। हाँ। तो 72 मार्क्स थे मेरे। और जब हम्म। मैंने प्री दिया था मेरा, तो प्री में मेरे 172 मार्क्स थे। ये 100 हाँ नंबर हाँ, आपने पहले इंक्रीज अटेम्प्ट में, किया हाँ। है, हाँ तो डेफिनेटली। वो उसका बताने का इसका मकसद ये है कि आपको खुद करना है वो चीज़ें। हम्म। आपने 5 साल पहले क्या किया था, हम्म या उससे क्या होना है, उससे तो कुछ नहीं होना। अगर कोई बच्चा 10th 12th में जैसे मैंने पढ़ाई करके, या आ भी गए मेरे मार्क्स, तो हम्म मैं अब भी ला सकता हूँ। हम्म। पढ़ाई ही करनी है मुझे। हाँ हाँ हाँ। आजकल तो मतलब अगर वही बात है कि आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं जा रहे ना, हम्म। बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन आज के दिन। किसी चीज़ की कमी नहीं है आज के दिन, बस कमी है इच्छा शक्ति की। जिसके हाँ पास वो आ गई, तो वो नहीं रुकने वाला किसी से भी। हाँ, डेफिनेटली ये चीज मैंने भी क्योंकि मैं इतने टाइम से स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, तो ये चीज देखी है कि जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम के ऊपर इतने बेस्ट कंटेंट्स जो हैं वो बहुत प्रिसाइजली जो आपको मिल पाते हैं वो नहीं होते थे जितना आज के टाइम पे स्टूडेंट्स हाँ, को मिल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिसोर्सेज इनको मिल पा रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग करें, तो मुझे एक बार अपना पूरा दिन का एक रूटीन बता दो कि लगभग आप कितने घंटे पढ़ते थे और किस तरीके से आप पढ़ना प्रीफर करते थे? तो मैम मैंने दिन में भी स्टडी किया है छः हम्म महीने और हम्म मैंने लास्ट के 6 महीने रात में भी स्टडी की है। हम्म तो दोनों बता दूंगा मैं आपको। कई बच्चे बोलते हैं कि दिन में तो बता दिया, हम रात के में करते हैं, तो हम्म दोनों की वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दिन में तो मैं जैसे करता था तो 8 बजे तक उठता था। हम्म। 4 5 बजे तो मैं कभी भी नहीं उठा, मतलब अच्छा। 8 बजे तक था कि मुझे 8 बजे उठना है दिन में। हम्म 8 के भी कभी 8:30 8:15 हो जाते थे। हम्म उसमें भी ये था कि सोच मैंने ये रखा था कि मैं उठते ही आधे घंटे मतलब एक्सरसाइज करूँगा, फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे हम्म योग हो या रनिंग वगैरह हो। हम्म। उसका मैं आपको बता दूं कि वो भी मैं 2 से 3 दिन ही कर पाता था पूरे वीक में। ओके। मतलब सोचने का ये है कि सोचता आदमी कुछ है, लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 दिन ही कर पाता था। ये नहीं हम्म है कि मैं आपको बोल दूं कि मैं उठते ही मैंने जचा रखा था वही हो जाता था पूरे दिन में। हम्म ऐसा ना किसी के साथ होता, ना होने वाला है। हम्म क्योंकि जिंदगी में पता नहीं कहाँ कब क्या हो जाए, उसका कोई वो नहीं है। हम्म लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैंने ये सोच रखा था कि 10 बजे तक
10 बजे तक मुझे, जैसे कि मैंने 9 बजे तक एक्सरसाइज भी हो गई, खाना हो गया, ब्रेकफास्ट जो भी, हम्म आप हल्का ब्रेकफास्ट लो स्टडी से पहले, ये मत कि आपने मतलब बहुत हैवी ले लिया तो फिर नींद आ जाएगी आपको उठते फिर। हम्म तो हल्का ब्रेकफास्ट लेके 10 बजे मैं बैठता था मेरी टेबल पे। हम्म वो फिक्स था, मतलब चाहे एक्सरसाइज भी मतलब ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन 10 बजे बैठना है तो बैठना है। हाँ स्टार्टिंग में करता था वो कैब से, हम्म वो कैब करता था मैं 1 से 1.5 घंटे, हम्म और जिसमें कि स्टार्ट मैंने 50 वर्ड से किया था, हम्म लेकिन एक बार होने के बाद फिर 50 का 100 कर दिया था, 100 का 200 कर दिया था। वो हम्म। लास्ट में मतलब होता रहता है। स्टार्ट आप 50 से करो, फिर 1 से 1.5 घंटा वो कैब का हो गया, 1 घंटा ग्रामर का हो ठीक है, गया। 2.5 घंटे आपने हाँ, इंग्लिश पढ़ ली। इंग्लिश पढ़ ली मैंने। फिर ब्रेक लेता था मैं, हम्म 1 1.5 घंटे का ब्रेक लेता था शायद, मतलब 12:30 से ये लगा लो 2 बजे तक का ब्रेक था मेरा। हम्म उसमें अगर थोड़ा वो लंच करना है तो आप लंच भी कर लो। और ये नहीं है कि मतलब पूरे दिन मैं ये बता दूं कि पढ़ते ही रहता था। उसमें कोई आपको यूट्यूब पे कोई कपिल शर्मा का शो है या कोई भी आपको चीज़ पसंद है, कॉमेडी होगी, कुछ भी हम्म पसंद है, खाना खाते टाइम आप देख लो आधे 1 घंटा। हम्म 2 बजे आप फिर बैठ जाओ। हम्म। उसमें मैं ये करता था कि 2 से 5 तक जीएस पढ़ता था, 3 घंटे फिक्स थे मेरे 2 से 5 तक जीएस के। हाँ वो क्लासेस भी लेता था मैं, उसमें नोट्स भी बनाता था और रिवाइज भी करता था पिछले वाला। ठीक ये है। था। 5 से फिर मतलब जो भी मेरी मेरी हॉबी, तो मतलब खेलना कूदना थोड़ा सा था, और घर वालों के साथ बात करना था मुझे, मतलब हम्म वो बेस्ट पार्ट था। हम्म कि आपका जो भी स्ट्रेस है, आप बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब ये हो रखा है कि स्ट्रेसफुल वो हो रखा है, हम्म एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, तो वो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके घर वालों के अलावा कोई दुनिया में दोस्त नहीं है आपका। ये हम्म मैं बता देता हूँ आपको। हम्म आपके पहले तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, अगर आपको ये है कि बोल नहीं पाते हम तो बात नहीं हम्म कर पाते ये वो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे रिलेशन बनाओ, फिर बैठो उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा कि मैंने ये कर रहा हूँ, मैं कोई आपके पापा है मम्मी है जो भी, कि मैं ये कर रहा हूँ और ये चीज़ मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना मेरा सिलेबस हो गया है। हम्म। और वो बातें हो जाएं तो बाकी भी बातें करो, जिससे आपका माइंड थोड़ा उससे बाहर आए चीज़ों हाँ से। हाँ। उसके बाद जैसे आपकी कोई हॉबी हो गई 1 घंटा, इसमें ये नहीं कि पूरे दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई हॉबी होगी किसी की, क्रिकेट देखना हॉबी है वो 1 घंटा देख ले, हम्म खेलना हॉबी है 1 घंटा खेल ले, वो चीज़ है वो कर लो। फिर मैं मतलब खाना खा के और हम्म। ये सब करके 8 बजे बैठता था फिर, 5 से दोबारा। हाँ 8 बजे। हम्म 8 बजे ये था कि मैथ करनी है मुझे। हम्म मैथ इसलिए करनी थी कि मुझे रात में मतलब बाकी सब्जेक्ट उठाता था तो आ जाती थी नींद, हम्म मैथ उठाता था तो क्वेश्चन होते थे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते थे तो नींद हम्म नहीं आती थी उसकी वजह से। हम्म। तो 2.5 घंटे का मैथ का रहता था मेरा। मैथ हाँ पढ़ते थे। कि 10:30 तक मैथ, फिर उसी 2.5 घंटे मतलब ब्रेक नहीं लेता था, फिर मैं रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाता था डेली, तीस डेली। से 40 मिनट उसकी होगी। मतलब ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो इसमें ये नहीं है कि मतलब किसी में 15 मिनट ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, कोई चैप्टर रह रखा है तो, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे आप डेली एवरेज तो पढ़ाई मैं करते अगर थे। आपको बताऊं तो 7 से 8 घंटे। हम्म। बहुत अच्छे आपके दिन चल रहे हैं, मतलब खुश है आप अंदर से, तो आप 10 घंटे 11 घंटे तक हिट करो। और हम्म आपके कम चल रहे हैं तो आप 4 5 घंटे, मतलब ये मत करो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, हम्म 2 घंटे भी आपकी पढ़ाई हो रही है तो दिन को वेस्ट मत करो आप। हम्म ये चीज़ मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा। और जब रात में शिफ्ट हुआ मेरा, तो हम्म मतलब थोड़ा शोर शराबा के कारण मैंने ये कर लिया था कि रात में करूँगा। फिर मैं ये करता था कि 6 बजे उठता था और दस हम्म बजे सोता था। मतलब हम्म। सोना 8 घंटे का मेरा फिक्स था, 12 बजे मैं सो जाता था, अच्छा, सुबह 8 बजे। पूरी 8 घंटे की नींद, आठ कोई घंटे फिक्स, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नींद करेगी। के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ। कि नींद बहुत जरूरी है। ये जो बोलते हैं ना कि मैंने भी मोटिवेशन की बातें सुनी, 4 घंटे पढ़ो, आपकी जिंदगी के 4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं नींद में। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 365 डेज से, तो एक साल में आपके इतने घंटे वेस्ट हो गए सोने में। हाँ उनको ये बताओ कि 40 साल भी वेस्ट होंगी जिंदगी की, क्योंकि आपको हार्ट अटैक भी आएगा, आपको बाकी चीजें भी होगी अगर आप सो नहीं रहे तो। हाँ। वो चीजें नहीं बताते वो। सोना 8 घंटे तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी। हम्म आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो तभी निकलेगी प्रोडक्टिव चीजें। आप 4 घंटे सोगे क्या ही प्रोडक्टिव कर लोगे, आपको पूरा रेस्ट ही नहीं दिया ऑर्गन्स को आपने। हम्म। तो वो चीज है कि 7 से 8 घंटे की नींद लो। अब बच्चे कहते हैं कि 4 घंटे सो लिया, वो हम्म। बाकी के 4 घंटे इंस्टाग्राम में चले गए, क्या फायदा है उस चीज हाँ, तो मतलब का। अपना जो टाइम है हाँ, स्क्रोलिंग का, यहाँ का वहाँ का, वो टाइम कम वो करो टाइम और अपना का अच्छी चीजों के ऊपर अपना जो रेस्ट। टाइम हाँ। है उसके ऊपर अपनी जो चीजें हैं उनको यूटिलाइज करो। हम्म, तो रोहित, अभी हम बात करते हैं, देखो हमारे एसएससी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम्म। चारों सब्जेक्ट की हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, जीएस के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी जीएस जो है वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे जीएस को पढ़ने के लिए। जीएस को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब इतना पता ही नहीं था मैम जीएस का क्या करना है, या मोक लगाता था मेरे 6 नंबर 7 नंबर जीएस में, हम्म बाकियों में फिर भी ठीक आते थे। हम्म तो मैंने स्टार्ट किया था जब, तो 1 महीने का, शायद 1 महीने का कोर्स था, उसमें 15 वीडियो 20 वीडियो थी हम्म सब्जेक्ट की। तो वो करियर विल से मैंने लिया था 1 महीने का कोर्स। उसमें मतलब बेसिक नोट्स वगैरह बना लिए थे, लेकिन उससे भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। हम्म
उससे 6 से ये हो गया 10-12 आने लगे ये हम्म। फिर फैब 2024 में हम्म। उन परमार सर का मुझे मतलब थोड़ा ऐसा पता चले कि ये भी जीएस पढ़ाते हैं सर। तो हम्म। उनका मैंने फिर वो पीवाई क्यू सीरीज वगैरह वो ट्राई की, हम्म। उनसे जो नोट्स मैंने बना रखे थे वो सप्लीमेंट किए और पीवाई क्यू सीरीज के भी नोट्स बनाता था मैं। हम्म। इसमें एक चीज़ जो मैं करता था वो आप ट्राई कर सकते हो, हम्म। वो ये है कि आप क्लास देखते टाइम नोट्स मत बनाओ, हम्म। ना उस दिन नोट्स बनाओ। हम्म। नोट्स बनाओ अगले दिन, पिछली क्लास जो देखी है उसके अगले दिन नोट्स बनाओ। हम्म। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि रिवीजन बहुत हार्ड चीज़ है, रिवीजन नहीं होती हर किसी से, नई चीज़ें पढ़ने में सबको मजा आता है। हम्म। ये चीज़ करोगे ना आप, नोट्स अगले दिन बनाओगे तो हम्म। आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, हम्म। वो पिछली क्लास आपकी रिवाइज हो जाएगी उससे नोट्स बनाने से। तो दोबारा क्लास देखें या फिर कोई उनकी पीडीएफ नहीं, वगैरह होती है? उनकी पीडीएफ भी होती है। हम्म। और लेकिन अगर आपको ये करना है कि क्लास में कोई एक आधी चीज़ ये लगती है कि वो चीज़ मुझे दोबारा देखनी है, तो आप ये करो कि पॉज पे रख दो पूरी वीडियो को, हम्म। और जो जो चीज़ बीच में ये लगता है कि ये मुझे नोट डाउन करनी है उसको आगे स्क्रॉल डाउन करते करते बीच में उसमें ये फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको एक चीज़ ये लगेगी ये देखनी है मुझे, तो हम्म। आप पॉज से उसको रिज्यूम कर लो, तो वो एक छोटी पार्ट आप उसमें देख भी सकते हो अपने लिए। मैं यही करता था, मतलब पीडीएफ से मैं नहीं बनाता था। अच्छा, तो एक बार मुझे आप अपने कंप्लीट रिसोर्सेज बता दो। सबसे पहले आप मुझे जीएस के जो रिसोर्सेज हैं कि आपने जीएस का जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है, स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स, तीनों के अपने रिसोर्सेज मुझे एक बार बता दीजिए आप। स्टैटिक जीके तो मैंने परमार सर से, उनकी यूट्यूब पे क्लास है, मतलब बैच नहीं लिया था मैंने, परमार सर का कोई भी बैच नहीं लिया था, हम्म। यूट्यूब पे ही अवेलेबल थी उनकी। तो स्टैटिक जीके की 8 से 10 क्लास थी, हम्म। वो मैंने नोट्स बना लिए थे अलग ही, उनको मैंने रिवाइज किया हुआ कम से कम 5 से 6 बार। हम्म। उनका रिवीजन जो रही है स्टैटिक जीके का, और जो 1 महीने का मैंने लिया था उसके हम्म। बेसिक सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए थे मैंने। हम्म। उनको सप्लीमेंट किया मैंने पीवाईक्यू सीरीज से, ओके। परमार सर की जो पीवाईक्यू सीरीज है उनको उससे सप्लीमेंट किया, और पीवाईक्यू सीरीज के अलग नोट्स भी बनाए थे मैंने। हम्म। मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर रखे हैं पीवाई की सीरीज के नोट्स। तो वो बनाने जरूरी हैं। आप मतलब क्लास ले रहे हो ना आप जीएस की, तो हम्म। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि जीएस की क्लास ले रहे हैं कि नोट्स बनाने की तो क्या ही नीड है। जीएस की क्लास आपके अंदर घर नहीं कर पाएगी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो, बाकी तो फिर भी क्योंकि इतना कंटेंट होता है आप 2 दिन 3 दिन बाद भूल जाओगे उसको। जीएस की क्लास को तो नोट्स जरूर बनाओ, चाहे शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको ये नहीं है कि पूरा क्लास में पढ़ाया आपने पूरा छाप दिया। आप हम्म। बार बार क्लास लोगे आपके अंदर ये डेवलप हो जाएगी। कि मैं तो ये करता था कि पूरी एक क्लास के हम्म। मेरे 1 से 1.5 पेज के नोट्स बनते थे पूरी एक क्लास के। एक क्लास हाँ, कितने घंटे की होती थी? 1 घंटे की आप एवरेज मान के चल सकते हो, कोई 40 मिनट की, कोई 1 घंटे 20 मिनट की, ये चलता था। 1 घंटे 50 मिनट से 1 घंटे की एवरेज क्लास होती थी एक जीएस की, पीवाई की सीरीज की। ओके, और इसके साथ में कोई बुक्स आपने यूज की? जीएस के लिए, हाँ। जीएस के लिए कोई बुक्स यूज नहीं की मैंने, कोई बुक यूज नहीं की, ना कोई मेरे नोट्स थे पीवाईक्यूज, बस। ना कोई लूसेंट नहीं वगैरह, नहीं कुछ नहीं कुछ भी पढ़ा? नहीं। कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपका जो जीएस के अंदर सबसे मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि सब स्टूडेंट्स बोलते हैं सब कुछ घोच पोच हो जाता है, कि हाँ, मतलब याद नहीं रह पाता है। तो याद करने का क्या ऐसा तरीका है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रिटेन कर पाए जो पढ़ा है? याद करने का मैम एक तो मैंने क्लास वाला बताया था हम्म। कि भाई क्लास का आप अगले दिन नोट्स बनाओ। हम्म। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि मैंने ये डिवाइड किया था कि जैसे मैं एक क्लास ले रहा हूँ मेरी, हम्म। एक क्लास में डेली लेता था पीवाईक्यू सीरीज की, हम्म। उसके साथ ये डिवाइड था कि नोट्स बनाने हैं, और पीवाईक्यू सीरीज की ये करता था कि अल्टरनेट डेज पे एक दिन पीवाईक्यू सीरीज के पिछले नोट्स याद करूंगा, दूसरे दिन जो सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं वो याद करूंगा, तीसरे दिन फिर पीवाईक्यू सीरीज, चौथे दिन फिर अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स। हम्म। ये मैंने बना रखा था। मतलब रिवीजन में ये है कि कुछ तो आपको मतलब जिद्दी तो बनना ही होगा रिवीजन में, क्योंकि हम्म। रिवीजन में बहुत जोर आता है, और बिल्कुल जोर आता है। मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि मक्खन मैंने कर दिया रिवीजन में, कुछ जोर ही नहीं आया मुझे तो। हम्म। ऐसा भी हुआ कि मैंने जो प्लान बना के चला उसका मैं 40% 50% ही अचीव कर पाया किसी दिन, और हम्म। ऐसा भी हुआ कि मतलब 80-90% भी कर पाया हूँ। 100% तो मैं 100 दिन में से 5 दिन ही अचीव कर पाया हूँ जो मैंने बनाया उसका। 100% नहीं होता था मुझसे। 80 to 90% आप अगर कर पा रहे हो तो मेरा पर्सनली व्यू ये है कि आप सब मतलब आगे चल रहे अच्छी हो। चल रही है, अच्छी चल रही है आपकी जो बहुत चीजें अच्छी हैं चल वो। रही है आपकी प्रोग्रेस। अगर हम करंट अफेयर्स के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें तो आपने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा था, और अगर आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहो उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। करंट अफेयर का मैम मतलब जो अभी पैटर्न चल रहा है हम्म। उस हिसाब से तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मत पढ़ो। हम्म। लेकिन वेंडर चेंज का इशू है, हम्म। तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि स्पीडी की एक आती है 1 साल की, मैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी कहीं पे भी। तो वो उसके मतलब लास्ट में तो क्वेश्चन होते हैं 40-50 पेज होते हैं मेन पढ़ने के। हम्म। उसमें भी आप वो कर लो डिफाइन
कि स्पोर्ट्स का सेक्शन पढ़ना है, हम्म साइंटिफिक जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो पढ़नी है, हम्म बुक्स पढ़नी है, कौन हम्म सी बुक्स एंड ऑथर, और जो अवार्ड्स हो गए कि हम्म कौन से फील्ड में कौन सा अवार्ड मिला, फिल्म में हो गया, और जो बाकी भी अवार्ड्स हैं, जो पद्मश्री हो गए, भारत रत्न हो गया, ये अवार्ड्स ये हम्म पढ़ लो। और एक बार आप मतलब पीवाईक्यू देखो करंट अफेयर के कि वो हम्म क्या पूछ रहा है। हम्म मैंने बंद इसलिए कर दिए थे, मैंने स्टार्टिंग में किए थे हम्म महीने की, मतलब मैं परमार सर की भी की थी एक दो क्लास, और स्पीडी से भी किया था। लेकिन मैंने बंद इसलिए कर दिया था कि क्योंकि मैंने वो देखा ना मेरा पेपर, मतलब प्री का भी देखा था मैंने, और जो पीवाईक्यू देखे, तो 2024 के पेपर में 2021 के करंट अफेयर पूछ रखे थे। हम्म तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो मैं करंट अफेयर में इतना टाइम मेरा लगा रहा हूँ, क्वेश्चन हम्म दो ही आने करंट अफेयर, दो या हम्म तीन आने, हम्म दो या तीन पॉलिटिशियन आने हैं। हम्म पॉलिटिशियन तो पक्के ही आने हैं क्वेश्चन। हम्म और करंट अफेयर से 4 साल के करंट अफेयर आप पढ़ लो चाहे कितने ही पढ़ लो, हम्म। उसका कोई अंत तो है नहीं। ओके, तो आपने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बाकी आपने सब्जेक्ट में। उन टॉपिक को चूज किया हाँ जहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, तो हाँ। उन टॉपिक्स को, अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक बताना चाहो जहां से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जीएस के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी। हम्म बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, हम्म सेल वाला चैप्टर, हम्म और प्लांट किंगडम, हम्म ये तो तीन हॉट टॉपिक रहते हैं उसके। ज़्यादा हम्म से ज़्यादा क्वेश्चन सेल हो गई, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, विटामिन, हम्म। इनसे इनसे मतलब ये 4 चैप्टर तो हॉट टॉपिक है, बायो के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की प्रेफरेंस लगाऊं, बायो हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, हम्म। और ज्योग्राफी हो गई, ये ओके। उसके हॉट टॉपिक हैं। केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स से तो मतलब पिछले एक दो साल में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा वो, मेंस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स का, हम्म। कभी कभार एक आधा आ गया तो आ गया। लेकिन आपको करना बुरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दो, अगर आप 2025 के लिए कर रहे हो तो हम्म इन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो आप। लेकिन आप 26 के लिए कर रहे हो, हम्म फिर तो आपको पूरा सिलेबस करना, छोड़ मत देना आप बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं क्या आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के उसने क्वेश्चन पूछ लिए 4, आप ये हम्म सोचोगे मैं तो 2 ही करके गया था। ये चीजें उसके लिए हैं जिनके पास टाइम कम है अभी, हम्म और हॉट टॉपिक उनको ये देखना कि जिससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा निकल के आए उनकी, हम्म। वो इनको कर सकते वो इनको कर हैं। सकते हैं। तो डेफिनेटली जीएस के अंदर कुछ आपने टॉपिक्स बताए जहां पे वो ज्यादा टाइम यूटिलाइज हम्म, करके और अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हो। एक इशू स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं स्पेसिफिकली स्टैटिक जीके के लिए कि हाँ। स्टैटिक जीके पढ़ी, लेकिन फिर बच्चे बोलते हैं मुझे आके कि मैम याद तो नहीं हुई, दीदी याद तो नहीं हुई। इसके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या एक बार स्टैटिक जीके पढ़ने से याद हो जाती है, या फिर कैसे उसको टैकल करना चाहिए? एक बार पढ़ने से तो मतलब बिल्कुल भी नहीं होती मैम, वो ऊपर से जाती है एक बार पढ़ने से तो, क्योंकि हम्म इतने नाम हैं, तबले के 10 नाम मिल जाएंगे आपको, सितार के 15 नाम मिल जाएंगे, क्या हम्म क्या याद करोगे आप। तो मैंने ये किया था कि परमार सर ने वो जो 8 से 10 क्लास मैंने बताई थी वो पीवाईक्यू बेस्ड बना रखी थी हम्म उन्होंने। हम्म तो उस हिसाब से मैंने नोट्स बना लिए थे, उसमें बेस्ट चीज़ ये लगी कि वो ट्रिक के साथ थी क्लास। हम्म तो ट्रिक मैंने साथ में नोट कर रखी थी मेरी। हम्म एक बार पढ़ोगे आप ये लगेगा कि मतलब क्या ही है, इसका प्रोडक्टिविटी भी है क्या, मैं हम्म 10 नाम पढ़ रहा हूँ लेकिन 50 नाम हो रहे हैं इसमें, तो वो आ गए तो क्या होगा। हम्म एक बार आपने कंटेंट चूज कर लिया पीवाई की बेस, उससे मत हटो आप। आपको 10 नाम को 10 बार पढ़ना है। हम्म आपको 100 नाम को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 नाम आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे, उसका कोई क्या फायदा है फिर। आप जो भी उन्होंने 10 नाम 5 नाम बता रखे हैं, या जो भी बाकी डांस बता रखे हैं, फोक डांस बता रखे हैं, उनको जो भी वो 5 से 6 बता रहे हैं, उनको हम्म बार बार 5 से 6 बार पढ़ो। फिर भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 सही हो जाएंगे आपको। हम्म। 3 में 3 की गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे तो सही हो जाएंगे आपको। ओके, और क्या ऐसा होता है, एक चीज मैं फील करती थी जब मैं पढ़ रही थी कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते हैं उस टाइम शायद हम याद नहीं कर पाते, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो हम एलिमिनेट करके हम्म। आंसर को कर पाते हैं। आप इस चीज से कितना एग्री करते हो, या कितना मानते हो कि हाँ भाई ये चीज काम करती है? नहीं, ये तो बिल्कुल काम करती है मैम, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जो ऑप्शन वाले एग्जाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब नेचर ही अलग होता है उसको निकालने का, हम्म इसलिए स्ट्रेटजी वर्क करती है। स्ट्रेटजी ये है कि आपको ये देखना कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है मुझसे। हम्म एग्जाम आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि आप पूरे कंसेप्ट को लिख के आना आपको, या हम्म आपको अपना ओपिनियन बताना है, ये तो हम्म डिमांड कर ही नहीं रहा एग्जाम। हम्म एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है कि एक क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर भी मैं उसी में दूंगा। हम्म आपको चूज करना है कि आंसर, अगर आपने पढ़ रखा है तो हम्म आप चूज, मतलब 80% चांस है कि अगर आपने पढ़ रखा तो आप कर दोगे उस क्वेश्चन को। हम्म। तो गैस वर्क तो बिल्कुल लगता है, लेकिन लगता तब है जब आपने प्रैक्टिस की हुई है। मेहनत कर रखी होती है मॉक ऑलरेडी। टेस्ट लगा रखे हैं आपने, उस पे हम्म आपने, मॉक टेस्ट बच्चे लगाते हैं, एक ही पैटर्न है मॉक टेस्ट का कि मैं हम्म पहले ये अटेम्प्ट करूंगा वो अटेम्प्ट करूंगा, मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरा तो सिलेक्शन ही बाहर हो जाऊंगा मैं तो। हम्म वो मॉक टेस्ट है,
अगर आप प्रैक्टिस ग्राउंड पे जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, उससे फाइनल सिलेक्शन नहीं होना। मॉक टेस्ट में आप पूरा एक्सपेरिमेंट, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, लास्ट हुँ, में मत कर देना, 10 दिन में तो आपको फिक्स करना है पैटर्न आपका। हुँ, हुँ, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट ये करो, जैसे कि आपने पहले मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट की, हुँ, जीएस बाद में अटेम्प्ट की, आपने सोचा कि मेरे इतने मार्क्स आए। हुँ, हुँ, अगले दिन आपने ये कर दिया कि जीएस और वो इंग्लिश का सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर लिया, मैथ रीजनिंग लास्ट में अटेम्प्ट कर ली, हुँ, हुँ, उससे आप आपके कितने मार्क्स आए। हुँ, दूसरी चीज़, आपने ये सोचा कि मैं एक 2 राउंड में मॉक को अटेम्प्ट करूँगा या 3 राउंड में अटेम्प्ट करूँगा। हुँ, एक हुँ, आपने सोचा कि मैं एक ही राउंड में अटेम्प्ट करूँगा, मैं मेरा टाइम दूँगा, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो मैं साथ में टाइम दूँगा उसको सोल्व करने का। दूसरा आप ये कर लो कि मैं पहले ही जी क्वेश्चन को करूँगा, जो भी मुझे क्वेश्चन ये लगेगा कि इसमें टाइम लगना है, मैं उसको वहीं पे छोड़ूँगा, हुँ, उसको हुँ, देखूँगा भी नहीं मैं। ये चीज़ें आपको बार-बार करते रहने हैं, इससे आपको एक फाइनल निकल के चीज़ आएगी कि ये मेरे लिए वर्क कर रही है ये चीज़। हुँ, हुँ, कोई आपको बताएगा कि आप 3 राउंड में अटेम्प्ट करो, लेकिन आपके लिए अटेम्प्ट नहीं कर रही, आपने 1 राउंड किया, आपका टाइम पूरा हो गया, आप क्यों करोगे 3 राउंड में? मैं स्टार्टिंग में सिर्फ़ 1 राउंड में मॉक को करता था, लास्ट में मैंने जाके मतलब ये किया था कि 2 राउंड में भी ये था कि 100 क्वेश्चन है तो मैं 90 पहले राउंड में ही करता था। 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं छोड़ता था, मतलब दूसरे दूसरे राउंड अटेम्प्ट के के लिए। लिए। तो हर जो व्यक्ति है, हर एस्पिरेंट के लिए अलग-अलग चीज़ें वर्क करती हैं। हुँ, कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सपेरिमेंट करने में वो बरतो मत। कोताही मत हाँ, करो। कि मैं एक्सपेरिमेंट ही नहीं करूँगा, हुँ, वो हुँ। चीज़ नहीं है। आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर ही रिज़ल्ट आएगा आपका। हुँ, डेफिनेटली काफ़ी आपने डिटेल में बताया हुँ, इस चीज़ के बारे में। अगर एक एस्पिरेंट है, जो आज अपनी तैयारी शुरू कर रहा है और उसको जीएस पढ़नी है, हुँ। तो आप मुझे क्या 2 से 3 मिनट में ऐसे समझा सकते हैं कि उस बच्चे को कैसे जीएस को उठाना चाहिए और कैसे टैकल करना चाहिए कि उसका जो जीएस है, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए? अगर कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल भी जीएस नहीं आती, उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पहले तो कोई कोर्स ले, परमार सर का भी ले सकता है या बाकी उसको समझ आए तो वो भी ले सकता है। हुँ, कोर्स को ख़त्म करे वो 4 से 5 महीने में, हुँ, क्योंकि जीएस में आपको शॉर्ट-शॉर्ट चीज़ें करनी है, हर कुछ नहीं करना। कोर्स को ख़त्म करे, फिर वो रिवीजन तो उनको करना ही साथ-साथ, साथ-साथ पीवाईक्यू सीरीज़ ज़रूर करे। ओके। पीवाईक्यू सीरीज़ स्टैटिक जीके के 8 से 10 क्लास वो खुद भी कोर्स में ही करवा देंगे, नहीं तो यूट्यूब से उनके नोट्स बना ले। हुँ। ये चीज़ें आपको करनी है, लेकिन फिर लास्ट तक आपको पीवाईक्यू सीरीज़ डेली करनी है, चाहे पुरानी करो या नई करो। पीवाईक्यूज़ आप परमार सर की ही स्पेसिफिकली बोल रहे हो या फिर वो अपनी किसी बुक से भी पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं? बुक से पीवाईक्यू करने में मैम दिक्कत ये आती है कि वो जो परमार सर पीवाईक्यू सीरीज़ कराते हैं, उसमें अगर एक टॉपिक आ गया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ करा देंगे आपको। हुँ, हुँ। बुक में वो लग्ज़री नहीं मिलेगी आपको, बुक में आपको देखना पड़ेगा खुद से उसके हुँ, बारे में। हुँ। तो आप 1-2 क्लास लो उनकी, अगर आपको ये लगता है कि मेरा उनसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आ रही है, हुँ, मतलब मैंने वो पहले बताया था कि हर एस्पिरेंट के लिए अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग वर्क है। करती हैं, तो हुँ, आप वैसे कर सकते हो उसको। वैसे कर सकते हैं। तो क्या जीएस के नोट्स बनाने चाहिए स्टूडेंट्स को? बनाने चाहिए मैम, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि नोट्स बनाने चाहिए आपको। नोट्स बनाने चाहिए। हुँ। हर एक सब्जेक्ट के स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और आपके जितने बेसिक सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट के आप नोट्स उनके स्किप कर सकते हो जिनकी मतलब बहुत ही वो आपको ये लग रहा है कि फिजिक्स से आ ही नहीं रहे क्वेश्चन, हुँ, तो हुँ। आप टाइम अपना मत लगाओ ज़्यादा उनके नोट्स बनाने में। आप पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, बायो हो गई, हुँ, बायो को आप साइंस में मान के ये मत चलो कि बायो से क्वेश्चन नहीं आते, हुँ, हुँ। हिस्ट्री के बराबर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बायो से कभी कभी। हुँ, तो हुँ। इनके नोट्स आप बनाओ। इनके नोट्स हमें बनाने स्टैटिक चाहिए। जीके के भी नोट्स आप बनाओ। ओके, तो जीएस के आप रिकमेंड करोगे कि नोट्स हमें बनाते बनाओ, हुए चलने बनाते चाहिए। हुए चलना चाहिए। तो जीएस पे हमने काफ़ी डिटेल में बात किया, तो एक चीज़ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या प्री और मेंस की स्ट्रैटेजी अलग होती है या फिर प्री और मेंस को एक साथ में हम टैकल कर सकते हैं? उसके ऊपर आपके क्या रिव्यूज़ हैं? उसके ऊपर ये है कि मैम 80% सेम होता है। 80% से? 80% सेम होता है प्री और मेंस। 20% में ये रहता है कि थोड़ा-सा आपको अप्रोच बदलनी होगी। हुँ, हुँ। थोड़े से आपको रीज़निंग में मतलब स्टेटमेंट वाले चैप्टर ऐड हो जाते हैं, 1-2 चैप्टर और ऐड हो जाते हैं रीज़निंग में। बाकी तो मैथ्स में आपकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन ऐड हो जाता है। वो हुँ, प्री में नहीं आते इतने क्वेश्चन हुँ, उसके। तो ये 1-2 चैप्टर ऐड होते हैं, जीएस का सेम रहना है, जीएस में कुछ नहीं ऐड होता, इंग्लिश में कुछ नहीं ऐड वो होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐड होता है, जो ग्रामर वाला और बाकी वोकैब वाला पोर्शन तो ऐड होता नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ऐड हो जाएगा, तो वो आपको मॉक लगाओगे तो पता भी चल जाएगा क्या चीज़ें ऐड हैं। वो अप्रोच में आप ये कर सकते हो कि प्री में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कम होता है।
मेंस के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। तो मेंस में जब आप प्रेप करने बैठो तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है, मैं स्पेसिफिकली कहूँगा मैथ्स के क्वेश्चन, उसमें आप थोड़ा सा हाई लेवल जाने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि एक लाइनर क्वेश्चन है तो मतलब जल्दी से होने वाला ही मैं करूँ, जो जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो मतलब कई ऐसे क्वेश्चन है जिनमें 2-2 मिनट लगती हैं, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना के रख लोगे ना, तो वो 30 सेकंड 20 सेकंड में आप कर लोगे उनको उस टाइम पर। ओके, तो मतलब 80% चीजें आपकी हाँ अकॉर्डिंगली सेम सिमिलर है। ही रहती हैं। हमने जीएस के ऊपर काफी डिटेल में बात की। अगर हम अब अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश लेते हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पूरा मुझे डिटेल से बता दो सर, कि सबसे पहले मुझे वोकेबलरी सेक्शन का जानना है आपसे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इशू फेस करते हैं कि वोकैब याद नहीं होती, तो आपने वोकैब को कैसे याद किया था और कैसे आपने टैकल किया था? ओके, आपका मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में तो ये था कि इतनी वोकैब कैसे याद करूँ, 6,000 वर्ड हैं तो 7,000 वर्ड हैं। हम्म। टॉपर के मैंने इंटरव्यू देखे तो ये उसमें लगा थी, ब्लैक बुक एक निकल के आई थी कि ब्लैक बुक से कर रहे हैं सब। हम्म। ब्लैक बुक में ले आया था। फिर ये लगा कि ब्लैक बुक में तो हिंदू की भी वोकैब दे रखी है, वो भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। हम्म। उसमें मैंने 1+7+30 एक तो हम्म। ये रूल लगाया था वोकैब में हम्म। कि 50 वर्ड मैं करूंगा आज। हम्म। कल अगले 50 पे जाने से पहले चाहे 10 मिनट लगो 15 मिनट लगो, पिछले 50 मुझे जरूर ही देखने हैं कि मैंने हम्म। क्या पढ़ा था। हम्म। जो संडे है वो कंप्लीट रिवीजन के लिए रखता था मैं, क्योंकि मेरे 300 वर्ड हो जाते थे। हम्म। 300 के 300 में रिवाइज करता संडे वाले दिन। आपका एक महीना हो जाए, लास्ट में आप ये लगा लो कि 26 दिन आप पढ़ो, हम्म। 3 से 4 दिन पूरे महीने के वोकैब को रिवीजन करने में लगाओ। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 26 दिन की वोकैब 4 दिन में कैसे रिवाइज कर लें। हम्म। वो ऐसे कर लें क्योंकि आपने वो दूसरे दिन भी रिवाइज की हुई है, संडे वाले दिन भी रिवाइज की हुई है, 3 बार आपने पहले ही पढ़ रखा है उस चीज़ को। तो आप हम्म। लास्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा उसको करके देखोगे तो। दूसरी चीज़ ये, उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, वो कैब में आपको सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बहुत बच्चों के मेरे डाउट आते हैं कि सर वो कैब में क्या पढ़ना है, ब्लैक बुक से क्या पढ़ना है। उसमें मैंने जो किया था मैं बता देता हूँ आपको। ईडीएम मैंने पूरे किए थे, मोस्ट रिपीटेड भी किए थे मैंने, लेकिन पूरे किए थे मैंने, जो 1500-1600 ईडीएम उसके पूरे किए थे, वन वर्ड मैंने पूरे किए थे 1500-1600। एंटो साइनो में ये रहता है कि एंटो करें साइनो करें, उसका पजल हो जाता है आदमी। हम्म। उसमें मैंने लास्ट में वो निकाला था कि जो मिक्स एंटो साइनो दे रखे हैं उसमें लास्ट में, वो हम्म। जो अपडेटेड है उसमें तो 1000 के आसपास दे रखे हैं, मेरे वाले में 600 650 थे। हम्म। मैंने उन मिक्स एंटो साइनो को ही पढ़ा था। उसमें मिक्स एंटो आपको एक वर्ड मिलेगा, हम्म। उसको साइनो मिलेगा, उसका एंटो मिलेगा वहाँ पे। हम्म। वो आप करो। उसमें आपको मतलब ये भी नहीं कि मैंने पहले साइनो कर लिया एंटो कर लिया, वो ही करो आप। मोस्ट रिपीटेड है वो 600 650, अभी वो 1000 के आसपास है। तो ये 3 सेक्शन आप करो। चौथा सेक्शन आपको अगर स्पेलिंग में ये लगता है कि स्पेलिंग को आप, हम बहुत ऐसे वो सोच के चलते हैं कि इससे तो क्या ही गलत होगा। हम्म। ब्लैक बुक में लास्ट में 200 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग दे रखे हैं। हम्म। सारी मत करो आप, सारी ना तो आपसे होंगी और वो हो जाओगे आप। जो वर्ड कर रहे हो उनकी साथ के साथ देखते चलो स्पेलिंग वगैरह, और हम्म। जो मोस्ट रिपीटेड है 200 उनको देखो, 2 से 3 बार उनको देखो स्पेलिंग को, मैं बताऊंगा आपको। उनकी हेल्प होती है, बहुत अच्छी हेल्प होती है उनसे। तो आपने जो रिसोर्स यूज किया था वो कोई यूट्यूब से भी आपने पढ़ा था, या फिर सिर्फ आपने कोई बुक यूज की थी वोकेबलरी के लिए? वोकेबलरी के लिए बिल्कुल बुक यूज की थी मैंने, और कुछ भी नहीं किया। बुक कौन सी यूज कर रहे थे आप? ब्लैक बुक। ब्लैक बुक यूज कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ आपने ब्लैक बुक से हाँ। वोकेबलरी को अपना कंप्लीट किया। उसके बाद में एक स्टूडेंट के अंदर है ना, बहुत बार ये दिक्कत मैंने देखी है कि मतलब वो अपना जो टाइम है उसको मैनेज नहीं कर पाते इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली। हमें मेरे को भी सबसे पहले यही लगा था, मैं दूसरों को क्या कह दूं, कि ग्रामर ही है जो कुछ है। हम्म। तो मतलब ग्रामर के ऊपर इतना टाइम दे देते हैं जिसकी वजह से वो बाकी चीजें मैनेज नहीं कर पाते। इसके ऊपर आपका क्या मानना है कि आपने तीनों सेक्शंस को कैसे डिवाइड करा था, और कितना कितना टाइम आप दिन के अंदर उनको ऊपर डिवोट करते थे? ग्रामर का ये लगा लो मैम, अगर मैं 2.5 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, तो हम्म। मैं 1.5 घंटे तो वोकैब को ही देता था। ठीक है। 1 घंटा ग्रामर को मान लो। 1 घंटा। इसकी ये है कि वोकैब का सेक्शन में मैं सबसे मतलब ज़्यादा टाइम वोकैब में ही देता था ग्रामर से। हम्म। एक दूसरी चीज़, मैंने नोट्स बना लिए थे ग्रामर के, एक हम्म। बार उनको रिवाइज कर लिया था। फिर मैं ग्रामर को रिवाइज करता था 2 महीने में। 2 महीने दो में। महीने जब हो जाते थे तब मैं ग्रामर को उठाता था। लेकिन वो 2 महीने में उठाने में काम तब आती थी कि उससे पहले मैं डेली अल्टरनेट डेज पे, डेली तो हम्म। नहीं कहूँगा, अल्टरनेट डेज पे 50-60 क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू के लगाता था। पीवाई यानी के। कि आपको पिनेकल से लगाता था मैं, हम्म। 4-5 आपको सेक्शन मिल जाएगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एरर हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए। तो आप ये करो कि आज आप 30 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लगा लिए, तीस हम्म। क्वेश्चन आपने एरर वाले लगा लिए। हम्म। अगला जब आपकी बारी आए करने की, तब हम्म। आप चेंज कर दो, अगले दो उठा लो कि हम्म। मैंने ये हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स लगा लूंगा, और एक दो और जो बाकी उसमें दे रखे हैं वो दूसरा कर लूंगा। हम्म। तो ये आप उसमें करो, क्वेश्चन साथ साथ लगा दे चलो। ये मत सोचो कि किताब मेरी खराब हो रही है। एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक पेंसिल ले लो हाथ में, एक हम्म। रबड़ ले लो हाथ में, हम्म। जो 30 क्वेश्चन किए हैं
पहले तो उनको टिक कर दो, जो आपने किया वो टिक करो, फिर लास्ट में देखो कि आंसर की में ये है, मेरे इतने सही हैं इतने गलत हैं। ये भी देखो आपने 30 क्वेश्चन किया, आपके सही कितने हुए हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या आपके तुक्के से सही हो गए, उनमें पूरा कंसेप्ट लिख लो, जो उसमें दे रखा है ना लास्ट में कि इसमें ये कंसेप्ट लगा है, ये सिंगुलर की जगह प्लूरल था, या इसमें ये नाउन गलत है, वो पूरा इस क्वेश्चन के सामने लिख लो आप, हम्म। ये गलती हुई है। तो जब आप दोबारा करने बैठोगे ना, तो जो आपको ये लगे कि यार यहाँ पे मेरी गलती हुई थी मेन मेन, तो उसको एक कंसेप्ट को देख लो अच्छे से एक बार। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो रिवीजन है वो हम्म। डेली बेसिस के ऊपर होती रहती थी। ग्रामर के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, आपने पेड कोर्स के साथ में अपनी तैयारी की थी, हम्म। किसी बुक से सिर्फ आपने ग्रामर पढ़ी थी, या कैसे आपने ग्रामर को टैकल किया था? ग्रामर तो मैंने मैम बुक से तो मतलब प्रैक्टिस ही की थी। जब स्टार्टिंग में मैं आया था, इसमें प्रिपरेशन करनी है मुझे, तब मैंने यूट्यूब पे जो देखा था उसके हिसाब से मुझे लगा कि नीतू मैम का मैं कोर्स ले लेता हूँ। हम्म। तो उनका मैंने कोर्स ले लिया था। उनमें वोकैब का सेक्शन और बाकी चीज़ें तो मैंने की भी नहीं थी। हम्म। ग्रामर भी पूरी नहीं की थी मैंने। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगे थे, टेंस हो गए, और अपना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, पी वाई क्यू आपको देखने जरूरी हैं। आपको ये देखना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैंने कर लिए। फिर मुझे लगा कि यार ग्रामर में इतना करने की नीड है नहीं, हम्म। क्योंकि ग्रामर में अगर आपका रीडिंग पोर्शन ठीक है ना, तो उससे आप रीडिंग पोर्शन जो है वो आपकी ग्रामर को बीट कर देता है। आपको ग्रामर में इसमें ये है कि आपने ये लगा कि इसमें यार मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, हम्म। उसमें आप ग्रामर लगा लो, ग्रामर में वो नहीं आएगा। जो आपको लग रहा है ना ये आना चाहिए, वो वही आएगा। वही आएगा उसमें। हाँ। हाँ। तो रीडिंग के लिए आपने पर्टिकुलरली क्या किया था? जैसा कि आप बता रहे हो कि रीडिंग की इम्पोर्टेंस है, तो रीडिंग आपके अकॉर्डिंगली कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या पर्टिकुलर चीजें आपने की थी उसके लिए? रीडिंग इम्पोर्टेंट तो है मैम। जिसको मतलब ये लगता है ना कि उसकी रीडिंग पे कमांड नहीं है, मुझे पर्सनली ये लगता था कि मेरी 70-80% कमांड है उस पे। हम्म। तो मैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, वो पढ़ो। उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस एग्जाम में। जो एग्जाम डिमांड करता है वही चीज़ें करनी है आपको। आप न्यूज़पेपर हिंदू उठा के बैठ जाओगे, उसमें जो वोकैब यूज़ करते हैं वो एसएससी ने आज तक जिंदगी में नहीं पूछी है वो चीज़ें। हम्म। एसएससी का आप एग्जाम देख लो, पीवाईक्यू बहुत इजी एजुकेशन आते हैं। हिंदू की वोकैब आप देख लोगे, उसमें आपको हर वर्ड गूगल करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। तो वो चीज़ें मत करो। आपको अगर रीडिंग स्टार्ट करनी है ना, आप कोई अच्छी सी नोवेल देखो, फिक्शनल नोवेल देखो स्टार्टिंग में, जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने, जिसमें लैंग्वेज भी अच्छी हो। तो जैसे कि चेतन भगत हैं, तो उनकी भी एक दो नोवेल अच्छी हैं। क्योंकि उनकी अच्छी हैं क्योंकि वो अपनी वोकैब में लिखते हैं, हिंदुस्तानी वोकैब में लिखते हैं। वो इंग्लिश, वो जो बाहर की इंग्लिश चलती है उसमें नहीं लिखते वो। तो हम्म। आप उनसे स्टार्ट करो अच्छी एक बार, फिर धीरे धीरे आप लेवल बढ़ा सकते हो। लास्ट में आपको मुझे तो नीड लगती नहीं है हिंदू न्यूज़पेपर की, लेकिन फिर भी आपको फोमो होता है, तो आप हाँ। एक महीने पढ़ के देख लो। ओके। हम्म। अगर इस चीज के ऊपर मैं ऐड करना चाहूँ तो शायद आपने पता नहीं चेक किया था या नहीं किया था, मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ा था, एम के गांधी की जो बायोग्राफी है। हम्म। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई, हमारा नहीं बहुत ज्यादा रिजेम्बलिंग होती है, आइडियोलॉजी और बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनकी एम के गांधी की जो बायोग्राफी है उसको पढ़ोगे, तो वहाँ एसएससी के जो वर्ड्स है ना, मोस्टली वही वर्ड उस बुक के अंदर यूज हो रखे हैं। और ठीक ठाक वो मोटी सी बुक है, 2 बार भी पढ़ लोगे तो रीडिंग की एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप हाँ। लोगों को, और एक हैबिट सी बन जाएगी कुछ हम्म। पढ़ने की आप लोगों को। हम्म। उसके साथ में आप अपना जो सेक्शन है उसको टैकल कर सकते हो। तो रोहित, आप मुझे 2 या 3 चीजें कुछ ऐसी बताइए जो आप लोगों के लिए एक बोनस टिप की तरीके से काम करेंगी, जो भी पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन के अंदर है। इंग्लिश सेक्शन में मैं ये बताऊंगा मैम कि एक तो पीवाईक्यू की क्विज चलती थी परमार सर की टेलीग्राम चैनल पे। हम्म। तो वो मैं अटेम्प्ट करता था, मतलब सोच तो मैंने डेली का रखा था, लेकिन हफ्ते में मैं 3-4 दिन उसको अटेम्प्ट करता था। एक तो वो हो गई क्विज। दूसरी हम्म। चीज़, जब आप मॉक लगाते हो ना, तो मॉक में मैंने एक अलग से ही कॉपी डाल रखी थी इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक। उसमें अगर कोई ग्रामर में मेरी चीज़ें गलत हो रही हैं, कोई रूल है, ये लगता है कि मैंने पढ़ रखा है लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आया मुझे, तो वो रूल लिख लिया मैंने। ये लगता है कि वो रूल तो है ही नया, मैंने तो पढ़ा ही हुआ नहीं, तो वो भी लिख लिया मैंने। वोकैब भी ऐसी हुई जो नहीं आई हुई, तो वो हम्म। लिख ली। उससे रिलेटेड क्या करना है कि जैसे प्रोनाउन से कोई चीज़ गलत होगी आपकी, हम्म। वो तो लिखना ही है आपको। अपने नोट्स उठाओ, ये देखो कि इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं। मतलब कुछ वर्ड्स आपको एक दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आगे सिंगुलर यूज होगी वर्ब जो है, और किसमें प्लूरल होगी, तो उससे रिलेटेड आपको एक पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा कि ये चीज़ें हैं जिनके साथ ये चीज़ें यूज होंगी। तो पूरा लिख लो एक साथ आप उसको। हम्म। महीने के लास्ट में या कभी भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसको रिवाइज करो मॉक एनालिसिस के नोट्स को। यही बहुत बार स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, और
मैं आपसे इसके ऊपर एक अच्छी क्लैरिटी चाहूंगी हम्म, कि ये जो लिखना है और ये सारी चीजें हैं, ये कब शुरू करनी चाहिए? अब जैसे मेरे जैसा कोई बोलो हम्म। बच्चा लिखना पहले दिन से शुरू कर दे, तो मैं तो कॉपी भर लूंगी क्योंकि मुझे तो 50 के 50 क्वेश्चन नहीं आते। तो ये कब हमारी ये स्टेज आती है कि हम इन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दें और इस तरीके से जैसे आप बता रहे हो उस हम्म। तरीके से करना शुरू कर दें? नहीं, ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने, कि मैंने बहुत से इंटरव्यू देखे और बाकी चीजें भी देखी, बोलते हैं कि 20 से 30% आपका सिलेबस हो गया, आप मॉक शुरू कर दो। बच्चे का कॉन्फिडेंस तो वही टूट जाएगा। हम्म 20 से 30% उसका सिलेबस हुआ, मॉक में उसके मार्क्स आएंगे 100 100। हम्म उस कॉन्फिडेंस तो उसको तो ये लगेगा मैं तो कर ही नहीं सकता। मैंने ये किया था कि मेरा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तब हम्म ये मुझे ये लगा कि यार मेरी ये चीज़ें मतलब मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर हो चुकी हैं। तब मैंने जो पहला मॉक लगाया था, उसके बाद जो दूसरा मॉक लगाया था वो तभी लगाया था मैंने। हम्म उससे ये होगा कि चीज़ें आपको ये तो पता चलेंगी कि मैंने पढ़ी हुई चीज़ मेरी गलत हुई है, आपने पढ़ी नहीं रखी, वो तो पूरे आप कॉपी भर दोगे, 2 3 कॉपी भर दोगे मॉक्स की। हम्म तभी मैं बता रहा था कि मेरे जो नोट्स बनते थे, जैसे पूरा एक मॉक के मेरा आधा पेज भी नहीं भरता था पूरे एक मॉक एनालिसिस में, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ। हम्म वैसे ही पीवाईक्यू सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज मैंने लास्ट में शुरू की थी, तो उससे मेरा एक पेज भरता था पूरी एक क्लास का, तो वो तभी भरता था क्योंकि चीजें पढ़ी हुई थी पहले। 50 60 हाँ, परसेंट ऑलरेडी आपको आता ऑलरेडी था। आता था। तो कहीं ना कहीं रोहित का जो बताना है उसके अकॉर्डिंगली कि जब आपने 60 to 70 हाँ, परसेंट एटलीस्ट कर लिया, एटलीस्ट कर उसके लिया। बाद में लिखना शुरू करो, ना और कि कॉपी पे कॉपी भर हाँ, दो और हाँ, फिर वो लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाओ उसको। वो अरेंज ही नहीं कर पाओगे आप कंसेप्ट। हाँ रोहित, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी उस टाइम के ऊपर मैं एक यूजुअली प्रॉब्लम फेस करती थी कि जो नोट्स हम बना लेते हैं, मॉक के क्वेश्चंस जो गलत हो गए या वट एवर, जो इकट्ठे तो हो गए, हम्म, एक कॉपी इतनी सारी बना ली मैंने, 8 10 50 जितने भी पेज हो गए, हम्म। लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाती थी मैं। तो उस चीज के लिए आपने पर्टिकुलरली क्या यूज किया था? उसके लिए मैंने तो ये यूज़ किया था मैम कि जो महीने के लास्ट में जो रिवीजन का मैंने 3 4 दिन का फेज रखा हुआ था, उसमें मैंने उनको भी इंक्लूड कर दिया था कि ये मुझे लेकिन मैं ज़्यादा नोट्स मतलब ये नहीं था कि मैंने जो पूरी मैथ है मेरी, पूरे मॉक एनालिसिस के मेरे सिर्फ 50 क्वेश्चन बने थे। हम्म 50 क्वेश्चन जो कि मेरे 10 से 15 पेज में आ गए थे वो क्वेश्चन। वो हम्म 50 इसलिए बने थे क्योंकि मैंने मेन जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो कर ही रखे थे। मॉक एनालिसिस में बेसिक कंसेप्ट नहीं लिखने आपको, बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए पहले, हम्म तभी आप मॉक की तरफ जाओ। उसमें ये लिखो कि जैसे कि मैं मॉक एनालिसिस का आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो 50 क्वेश्चन बनाए थे मैथ में, हम्म जो मैं एक्चुअल मेंस हुआ था मेरा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड वाले आ रखे थे जो किसी से नहीं होते, क्योंकि उसमें आप 20 से 25 क्वेश्चन तो ईजी आते हैं वो कर देते हो आप। वो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट उस 50 में से आ रखे थे। तो वहाँ पे मेरी पूरी एज मिल गई मुझे, क्योंकि मुझे उसमें 20 से 30 सेकंड भी नहीं लगी, मुझे पूरा फॉर्मूला आया था, पूरा पता था कि ये क्वेश्चन ऐसे होगी, क्योंकि लास्ट में रिवाइज करके गया था मैं। और तो ये जो मॉक एनालिसिस के नोट्स है ना, आपको ये आपको महीने के लास्ट में भी करना है, और जब एग्जाम देने जाओ आप, बाकी चीजें छोड़ दो। लास्ट में ये रहता है, एक चीज ये भी रहती है कि मैं क्या क्या पढ़ूं, इतने नोट्स हो गए, इतना वो हो गया। एग्जाम देने से पहले आप 2 दिन पहले सिर्फ मॉक एनालिसिस के नोट्स पढ़ो अपने, वो हाँ। मोर देन इनफ रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपकी गलतियां वही हैं। गलतियां अगर आपने पकड़ ली कि मेरी ये गलती हुई थी, मैंने रिवाइज कर लिया, सिली मिस्टेक नहीं होंगी। वो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है इसमें। हमने इंग्लिश के बारे में भी काफी डिटेल में बात किया, अभी हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मैथ्स। हम्म। क्योंकि आधी दुनिया को तो यही लगता है कि एसएससी का जो पेपर है वो सिर्फ मैथ ही निकलवा देता है। तो इसी चीज के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो ये बता दो मुझे कि ये जो मैथ के पेड कोर्सेज है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और क्या मतलब एक से एक धुरंधर टीचर का पेड कोर्स ले लेने से आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, या फिर उस पेड कोर्स की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है मैथ की पूरी प्रिपरेशन के अंदर? मुझे तो मैम ये लगता है कि आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, पेड कोर्स, मैथ का लो या बाकी भी लो, लेकिन मैथ में मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ, 30 से 35% हाईएस्ट आपको दे सकता है, वो हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। अगर किसी का कंटेंट मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं आपका कि ये है वो है, गिफ्ट आ गया, बवाल आ गया, वो आ गया, वो तो आपको 10 से 12% ही देगा। दे तो वो भी गा, क्योंकि आप पूरा 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसमें, वो 25 क्वेश्चन में से आपको कहानियां ही सुना रहा है, 10 क्वेश्चन करा रहा है, उसमें आपको कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन वो 10 से 12% ही मिलेगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हो तो 30 से 35% आप कमांड उसमें मतलब सिलेक्शन में आपकी भागीदारी उसकी 30 से 35% रहेगी। हम्म बाकी जो चीज़ों की भागीदारी रहेगी वो मैं आप सिलेक्शन में भी सिर्फ पर्टिकुलरली मैथ्स के सेक्शन मैथ के में, सेक्शन में, ना कि ना कि ऑल पूरे ओवर? ऑल ओवर सिलेक्शन में। हाँ, मैंने भी बहुत से टीचर ऐसे देखे हैं, मैं उनसे पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे वीडियो उनके सामने आ जाती है कि मैथ ने वो कर दिया, मैथ ने बवाल कर दिया, हमने सिलेक्शन दिलवा दिया, हमने वो कर दिया। तो आपको अपने सिलेक्शन की सोचनी है, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकियों का क्या चल रहा है, वो कोचिंग चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उनको नहीं सोचना, अपने सिलेक्शन को। ये नहीं सोचना कि फैन नहीं बनना किसी चीज़ का,
फैन कल्चर को आप नहीं त्यागोगे तब तक ना आप सोशल मीडिया छोड़ सकते, ना आप यूट्यूब पे ये देखना छोड़ सकते कि बवाल काट दिया, गिफ्ट दे दिया, वो दे दिया। आपको क्या करना है गिफ्ट से? आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की अपने। तो वो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। 30 से 35% ये। अब मैं बाकी की चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो मेन काम आएंगी। 20 से 25% आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, 20 से 25% आपकी मॉक देने, और 20 से 25% आपका रिवीजन। ये चीज़ें मतलब 30 से 35 आप उनको माने हो क्लास को, तो 65% ये चीज़ें आएंगी आएंगी उसकी। ओके, हम्म, तो एक ऐसा बच्चा है जो आज अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, तो हम्म। आप उसको क्या रिकमेंड करोगी कि उसको मैथ्स की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? उसको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वो एक सेक्शनल मॉक देखे। हम्म अगर वो ना भी लगाए ना उसको, जस्ट क्वेश्चन को आगे पीछे करके देख ले वो, कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है एसएससी। उसको उसमें ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो डुएबल चीज़ें हैं। हम्म। क्योंकि ऐसे बवाल ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे जितना मार्केट में हुआ हो रहा है कि ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे इतने। मतलब एवरेज क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी, जिसकी कोई वो ही नहीं है। आप अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है ना, हम्म आपको ना शॉर्ट ट्रिक की जरूरत, ना आपको बाकी चीज़ों की जरूरत। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो क्वेश्चन। मतलब मैं जो स्टार्टिंग में मैं मेरे मॉक देता था, मैं पोज भी करता था क्वेश्चन, क्योंकि हम्म। मेरा एग्जाम वो पेपर नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, वो रीजन नहीं था। उसका रीजन ये था कि मुझे रिवीजन नहीं है, मेरे बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे हम्म। जब वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो मेरी जो मेंस का मेरा एग्जाम था रियल, तो पहले सेक्शन में मेरी 13 मिनट बच गई। सिर्फ वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि बस क्वेश्चन देखने के लिए, उसमें मेरा क्वेश्चन भी नहीं छूटा था कोई। 13 मिनट तो ये देखने के लिए बच गई थी कि देख लेता हूँ एक बार एग्जाम को, क्या 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 मैंने क्वेश्चन किए हैं। तो वो चीज़ें आपको बेसिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि बेसिक मेरा कैसे चला। मुझे ये नहीं है कि एक शॉर्ट ट्रिक से आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, हम्म। शॉर्ट ट्रिक से आप कंसेप्ट नहीं पकड़ सकते। वो एक वैल्यू उसने चेंज कर दी, एक वर्ड उसने चेंज कर दिया, आपका वहीं पे क्वेश्चन खत्म, आप बाहर ही हो गए उससे। तो बेसिक कंसेप्ट में कहूँगा आपको ध्यान देना है। किसी का फैन नहीं बनना है, कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला, सिलेक्शन दिलाने वाले आप खुद हो। आपको मैं ये पहले बता देता हूँ आपको। तो ये आपने बताया कि आपको अपना जो सिलेक्शन है वो तो डेफिनेटली खुद ही लेना है। तो आज जैसे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे क्या कोई पेड कोर्स लेना चाहिए या फ्री यूट्यूब क्लासेस के थ्रू तैयारी करनी चाहिए? अगर मैंने पेड कोर्स ले लिया तो क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए, या फिर मैं रोज बस बैठ के वीडियोस देखती रहूं उनकी? और पेड कोर्स की भी क्या लिमिट है? क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ साल दे देते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे कि कितने टाइम के अंदर सिलेबस आपका कंप्लीट होना जाना चाहिए और कैसे आपको टैकल करना चाहिए? इसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको सिलेबस मैथ का देख के ये लगता है कि मेरा 60 to 70% सिलेबस मुझे आता है, इसमें हम्म इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई नीड नहीं है कोचिंग की, किसी भी कोचिंग की नीड नहीं है आपको। सिर्फ पीवाई की प्रैक्टिस और मॉक से आप निकाल लोगे। कई बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको मतलब स्टार्ट ही करना है, मैथ का पता ही नहीं है कुछ, उनके लिए आप कोर्स ले सकते हो। इतनी भी मतलब कोई बुरी बात नहीं है कोर्स लेना, लेकिन आपको चूज करना है चीज़ें कि आपको क्या पढ़ना है, कुछ किस टीचर से पढ़ना है जो आपको कुछ बेनिफिट दे। स्टार्टिंग में आप कोचिंग की तरफ जाओ, उसको ये गांठ बांध लो कि 6 महीने 7 महीने जितने भी आपको लगते हैं, उसके अलावा उसको ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस भी आपको। मैंने देखा कि टीचर बोल रहे हैं कि आ जाओ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको क्लास में, मैथ की प्रैक्टिस भी आपको टीचर करवाएगा, आप क्या करोगे? मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जब आपको बार बार निकालोगे तभी तो एग्जाम में करोगे आप। प्रैक्टिस तो वो करवा ही रहा है आपको, वो तो लिख देगा आंसर। आपने सोचा कि ये तो आ गया, पेपर के टाइम पे तो वही हो जाता है। वो ये तो चीज मैंने बहुत देखी है, और सबसे पहले अटेम्प्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये गलती मैं भी कर रही थी हाँ कि मैं क्लास देखती थी, प्रैक्टिस बैच चल रहा है भाई, प्रैक्टिस हाँ बैच में मैं जाके बैठ जाती थी और सर ने क्वेश्चन किया और मुझे हाँ, लगता था तुझे तो आता ही तुझे था तो ये आ फॉर्मूला, गया। तू तो कर ही देगी। और लेकिन जब एक्चुअल में एक्चुअल उसको एग्जाम। करते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो ये जो प्रैक्टिस कल्चर है स्पेसिफिकली, हाँ, इसको तो अवॉइड करना ही मतलब पड़ेगा। मैथ में तो सोचने की बात है कि मैथ तो चीज ही प्रैक्टिस की है। वो भी आपको टीचर करवाएंगे प्रैक्टिस, कंसेप्ट भी उन्होंने करवा दिए, प्रैक्टिस भी उन्होंने करवा दी है। आप क्या कर रहे हो फिर? आपको भी तो प्रैक्टिस, आपको जिम्मेदार तो खुद ही बनना होगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है भाई, मुझे एग्जाम सोल्व मुझे करना है। टीचर को तो करना नहीं है एग्जाम सोल्व। टीचर ही एग्जाम सोल्व करना हो तो फिर तो आप पेड कोर्स भी लो, कुछ भी लो, उनको बिठा दो भाई। हाँ, उनको सारे एक ही जगह पे बिठा दो पेपर फिर में। तो क्या है। हाँ बिल्कुल। तो जो एक स्टूडेंट्स के अंदर कॉमनली इशू देखने को मिलता है कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए लेकिन मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब भी मॉक में क्वेश्चन नहीं बन रहे, पीवाईक्यूज लगा रहा हूँ तब क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उसका मेन रीजन क्या है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी उनके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं? उनका मेन रीजन मैम, मैं अगर घुमा फिरा के बताऊं तो मैं आपको 50 ऐसी चीजें बता दूंगा कि ये रीजन है वो रीजन है। मेन रीजन यही है कि आपने कंसेप्ट को अच्छे से किया नहीं। हम्म
कुछ भी मतलब फैंसी चीजें करने से आपको कुछ नहीं होगा, बेसिक पे ही रहना है, स्टिक तो सिंपल चीजों पे स्टिक रहना है। आपको ये देखना कि मेरे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे, मैंने सिलेबस कर लिया तो सीधी सी बात है, आपने सिलेबस ये देखना है भाई अच्छे से नहीं किया होगा, आपने कोई चैप्टर में वीक लिंक छोड़ा है, आपने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, आपकी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। जब आप स्टार्टिंग में लेके चलो ना, एक बार तो ऐसा टारगेट चलो कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे रिवीजन के लिए भी ये नहीं हो कि मैं बार बार चीजें देख रहा हूँ। उसके नोट्स बनाओ अच्छे से, उसकी शीट्स जो देने शीट्स अच्छे से सोल्व करो। फिर ये देखो पीवाई की बुक से कि जो शीट्स आप कर रहे हो वो शीट करने से उस चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, हम्म। वो रियलिटी आपको मिलेगी। कई पूछते हैं बच्चे मुझे कि सर आप बोल रहे हो कि पीवाईक्यू सीरीज की बुक लगाओ, हमें तो सीट्स भी हैं क्लास भी हैं, इतना कैसे करेंगे। सिंपल चीज की है कि सीट्स ये देखो कि चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर हम्म। चैप्टर के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया सीट से और नोट से, क्वेश्चन बन रहे हैं, देन कोई वरी की चीज ही नहीं जरूरी है। है, हाँ। आप करो सीट करो, अपने नोट्स बनाओ, एंड लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप बुक पे शिफ्ट हो जाओ, बुक से क्वेश्चन कर लो। लेकिन आपको सीट भी कर लिया आपने, लेकिन चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, या तो कंटेंट में कमी है हम्म। या आपने सीट अच्छे से नहीं की, दो ही चीजें पॉसिबल है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे ये भी लगता है कि हम्म, जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता तब तक उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, टीचर हाँ, ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, लेकिन उसकी हम्म। रिवीजन नहीं की, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आपके जो सवाल हैं वो नहीं बनने वाले। टीचर का रोल आप वहीं तक रखो जहां तक वो आपको उसने बता दिया कंसेप्ट, उसका काम खत्म। नोट्स आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, शीट आपको सोल्व करनी है। उनको यहाँ तक मत ले आओ कि वो सीट भी आपकी वही सोल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी आपको वही करवा रहे हैं। वो इतना अंदर आप आने दोगे तो आपका खुद का जो वो है मैकेनिज्म सोल्व करने का क्वेश्चन वो चला जाएगा, फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल सही हम्म, बात आपने ये मेरे को बताई। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ तो होते हैं जिनका माइंड बहुत क्विकली काम करता है और बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कुछ मेरे जैसे थोड़े स्लो होते हैं जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। हम्म। तो कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या कैसे उस चीज को बेटर किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाए। इसका मैम 80% तो प्रैक्टिस से ही होता है। 20% में आप ये कर सकते हो कि जैसे मैंने तो जो ये स्क्वायर क्यूब है ये हम्म। मैंने लास्ट के महीने में याद की थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे हुआ ये था कि अगर आपको 50 तक स्क्वायर और 30-40 तक क्यूब याद नहीं है, आप तो मतलब कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे। ये मैंने लास्ट के महीने में एग्जैक्ट याद की थी। ट्रिपलेट्स जो वगैरह हैं, ट्रिपलेट्स वगैरह ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ही याद करनी है। हम्म। ट्रिपलेट्स हो गए, बाकी फॉर्मूले हो गए, जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपको मेन मेन 20 फॉर्मूले अलग मिलेंगे, 20 अलग मिलेंगे, आपने पूरे नोट्स बना लिए। लास्ट के आप 3 से 4 पेज सिर्फ उन फॉर्मूलों को लिख लो। जब आप रिवाइज करोगे ना, आपको पूरा चैप्टर के से गो थ्रू नहीं होना, उन फॉर्मूलों को देखो, आपका रिवाइज हो गया। ज्योमेट्री हो गई, हम्म। ज्योमेट्री में आपने एक पूरा शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये आपने अलग से लिख ली, हम्म। उनको देखो। अब आप ये सोचते हो कि शॉर्ट नोट्स भी मुझे टीचर ही किताब में लिख के बता दे, हम्म। फॉर्मूले भी वही बता दे, तो उससे आपका जो मैकेनिज्म है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो बिल्ड नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो क्योंकि इन आप चीजों पे बहुत आपको। ज्यादा डिपेंड हो जाओगे दूसरे पे, दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे तो आपके अंदर की आप जो खुद नोट्स बनाते हो उसका मुकाबला ना कोई किताब कर सकती, ना कोई बाकी चीज कर सकती, ना कोई टीचर कर सकता। जो आप खुद नोट्स बनाते हो, खुद आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं फॉर्मूले के, वो आपको फेमिलियर लगते हैं वो चीजें, क्योंकि आपने खुद क्रिएशन की है उस चीज की। हाँ, हाँ। तो ये मैं तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए भी आज के टाइम पे जैसा आपने बताया कि टीचर्स ने ही बहुत सारी बुक्स निकाली हुई हैं मार्केट के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि वो बुक से मतलब वो अच्छे से कर सकता है, या उसको ये सारी चीजें खुद करनी चाहिए, और उस बुक के अंदर भी स्पेसिफिकली कि इतनी मोटी बुक बना दी है सिर्फ फॉर्मूले की हम्म, ही, तो बाकी चीजों के लिए फिर मतलब बाकी कॉन्सेप्ट के लिए कितनी मोटी बुक होगी, तो उसके ऊपर आपका क्या रिव्यू है, क्या चीजें आप बोलना चाहोगे? उसके ऊपर मैम पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप अपने चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट वाइज करो। पहले शॉर्ट ये कई बच्चे बोलते हैं कि पहले शॉर्ट नोट्स बने नहीं सकते आपसे, क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपको पूरा पता ही नहीं। आप शॉर्ट नोट्स ये होते हैं कि 100% सिलेबस आपने 20-25% नोट्स बना लिया आपके शॉर्ट नोट्स, वो तब बनेंगे जब आपको 100% आता है उसका कंसेप्ट। पहले अच्छे से चैप्टर करो, एक दो बार उसको रिवाइज करो, फिर एक जो लास्ट में उसके पेज खाली छोड़ दो आप, 3 से 4 पेज, उसमें उसकी जो समरी है वो लिख लो कि ये मेन मेन चीज़ें हैं, लास्ट में उसको रिवाइज कर लो।
वो चीज़ इतनी पक्की हो जाएगी, वो नहीं निकल सकती आपके दिमाग से। हम्म। बाकी सब निकल जाएगा, आपके जो बाहर वाले आपको बना-बना के दे रहे हैं ना, वो सब निकल सकता है, लेकिन जो आपने बनाई हैं चीज़ें, वो नहीं निकलेंगी। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि आप पहले कंसेप्ट करो अच्छे से, लास्ट में 3-4-5 पेज, बड़ा चैप्टर है तो 5-6 पेज छोड़ दो, छोटा चैप्टर 3-4 पेज छोड़ दो, उसमें मेन-मेन जो क्रक्स निकल के आता है उस चीज़ का, वो 3 से 4 बार रिवाइज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्रक्स क्या है। पहले तो आपको ये नहीं पता कि क्रक्स है क्या? मॉक दोगे, रिवाइज़ करो, फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मेन है, इनको मुझे रिवाइज़ करने में भी दिक्कत आ रही है और ये इम्पोर्टेंट भी है। वो आप लास्ट में लिख लो फिर रिवीजन के लिए। बिल्कुल, आपने काफ़ी सही तरीके से इस हुँ, चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो अगर आप ऑल ओवर बताना चाहो कि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट सुबह उठा, मैथ पढ़ने लग गया, शाम होगी मैथ ही पढ़ रहा है, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, मैं तो मैथ ही पढ़ूँगा। तो आप क्या मतलब मेरा ये मानना है कि 4 सब्जेक्ट है भाई, चारों की वेटेज है। हुँ। आप इस चीज़ के ऊपर क्या बोलना चाहोगे कि लगभग एक सब्जेक्ट को कितना टाइम एक स्टूडेंट को देना चाहिए? मैं तो मैम आपको ये बताऊँगा कि अगर मुझे ये लगता है कि मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है कि मैंने पूरे 4 के 4 सब्जेक्ट को उनका जो डिमांड थी, वो मैंने उनकी दी। मैंने ये नहीं किया कि एक सब्जेक्ट को मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, एक को मैं उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। आपको बोरिंग भी फ़ील होगा, आपको ये भी फ़ील होगा मैं कहाँ फँस गया, एंटरटेनिंग तो कुछ नहीं रहने वाला, हुँ, तो पहले हुँ। बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको एंटरटेनिंग लग सकता है, आप 10 बार रिवाइज़ करोगे तो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा आपका। तो मतलब कुछ यहाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा हाँ, मज़ा आ रहा है। कुछ नहीं मज़ा आने वाला आपको। स्टार्टिंग में आप सिलेबस करोगे, आपको मज़ा आ भी सकता है, रिवीजन करोगे, एक चीज़ को 5 बार पढ़ोगे तो उसमें मज़ा आने वाला है ही नहीं, इसमें नहीं, किसी भी फील्ड में नहीं आने वाला। एक चीज़ को आप 5 बार करते हो, आपके इंटरेस्ट नहीं रहता उस चीज़ में, हुँ, हुँ। वो चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंसी से करते ही वो चीज़ें करनी ही है, चाहे मज़ा आए चाहे ना आए। ना आए। मज़ा आपको मेन देखना है जो कि सिलेक्शन है। हुँ, हुँ। जो टेम्परेरी मज़ा है कि ये ओह! इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये vocab पढ़ने में तो कल मज़ा कर तो लूँगा। इनको रील स्क्रॉल करने में हाँ, आता है। तो वो चीज़ें आप करोगे तो फिर रिज़ल्ट तो मिलेगा नहीं। हुँ। तो ये जो टेम्परेरी वाला मज़ा है, उसको कहीं न हाँ, कहीं वो जो सिलेक्शन वाला मज़ा है, वो कंपेयर ही नहीं कर कंपेयर सकते नहीं कर आप सकते। उस चीज़ को कि क्या फीलिंग होती है वो उसकी। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे सेपरेटली। इससे पहले हम रीज़निंग एक हमारा सब्जेक्ट बच गया है, रीज़निंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि रीज़निंग को आपको कैसे टैकल करना चाहिए? रीजनिंग को आप पहले तो बेसिक जो आपको लगता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर। सिलोग हो गया, हुँ, डाइस हो गया, क्लोक हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये 5 से 6 चैप्टर हैं। इनके आप नोट्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो पीयूष वासने सर हैं एक, यूट्यूब से उनके चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनके नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स उनको देख के। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि डेली आपको ना 5 घंटे देने ना 2 घंटे देने, आपको 30 से 40 मिनट डेली निकालने रीजनिंग के लिए। आप आधा घंटा भी निकाल लो रीजनिंग के लिए, लेकिन डेली निकाल लो, मोर देन इनफ मुझे लगता है। उसमें आप क्या करो, स्टार्टिंग में आपने जैसे ये लगा कि मेरा सिलेबस हो गया, मतलब जो क्लॉक कैलेंडर सिलोक वगैरह जो एक तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैंने कर ली। डेली मॉक लगाओ, आप डेली अनबायस होके डेली ही मॉक लगाओ सेक्शनल। हुँ, हुँ। अगर आप फुल मॉक लगा रहे हो तो आपको सेक्शन लगाने की नीड नहीं है। ये नहीं है कि मैंने अलग से मतलब करना ही है, वो नहीं है कि आप फुल मॉक नहीं लगा रहे तब आप सेक्शन लगाओ, फुल मॉक लगा रहे हो तो वो उसमें कवर हो रही है। मैंने रीजनिंग का सिर्फ फुल मॉक लगा रहा था तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें। बीच में आपको ये लग सकता है कि सिलोग में 1-2 चीज़ें यार मेरी मिस हो रही हैं, मैंने रिवाइज़ नहीं की, बाकी चीज़ें तो मॉक में हो रही हैं। तो वो आप बीच में देख लो 2 महीने, ढाई महीने में एक बार। ओके, तो रीज़निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं लेकिन है। कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस रीज़निंग की भी बहुत ज़्यादा हाँ। है, तो मॉक टेस्ट के थ्रू उसको कवर हुँ। करते हुए आपको चलना है। उसमें ये है कि रीज़निंग आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकती है। हुँ, तो हुँ। उसमें आप इतनी भी ढील मत बरतो कि इसको तो करना ही क्या है कि 1 हफ्ते में 1 मॉक लगा लेंगे हो जाएगी, इतनी भी वो मत बरतो, क्योंकि ये पूरे नंबर अगर कोई सब्जेक्ट आपको दिला सकता है, जिसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है। हुँ, हुँ। बाकी भी अगर आप मेहनत करोगे तो इंग्लिश, मैथ्स में भी आ जाएँगे आपके, जीएस में तो चलो मतलब थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, लेकिन रीज़निंग में आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो इसमें। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको डेली 30 मिनट देनी है तो देनी है। बिल्कुल। हुँ, हमने चारों सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में बात किया, एक-एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा। हुँ, अभी जो स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मॉक टेस्ट को हुँ। लेके कि मॉक टेस्ट कब लगाने शुरू करें? सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि मॉक टेस्ट लगाना कब शुरू करना चाहिए एक स्टूडेंट को? मॉक टेस्ट मैम, पहला मॉक टेस्ट तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले लगाना चाहिए। हुँ, ये हुँ। देखने के लिए कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। दूसरा मॉक टेस्ट आप लगाओ जब 70% 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट है। मेरा ये पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप 30% 25% सिलेबस कंप्लीट होने में मॉक टेस्ट मत लगाओ। वो सिर्फ़ आपको डीमोटिवेट ही करने वाला है वो चीज़ें। आपका 70% सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे चीज़ों को? वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़।
उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम खराब होगा, आप डिमोटिवेट होगे, अगले दिन आप क्लास नहीं लोगे। इससे अच्छा कि 70% या 75% तक आपका सिलेबस मतलब बीच में हो, कि ये आपको लगे कि थोड़ा बहुत बचा, मेन मेन चीज़ें मेरी हो गई, होगी। तब आप मॉक स्टार्ट करो। आपको मज़ा भी आएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, तभी आएगा, भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तभी आपको आगे पढ़ने का मन होगा। अगर आपको रिजल्ट ही देखने का नहीं मिलेगा तो आप कैसे पढ़ोगे? वो तो कोई अंदर से मतलब बूस्टिंग, तो ये रिजल्ट ही बूस्टिंग देता है आपको, कि आपके नंबर 130 से 140 हो गए, 150 हो रहे, तो आपको लगता है कि यार मेहनत मेरी कामयाब हो रही है, मतलब। ठीक और है। वीक के अंदर आप कितने मॉक टेस्ट लगाते थे रोहित, अगर मैं आपकी पर्टिकुलर बात करूं तो? वीक के अंदर मैम, जब मैंने 70-80% सिलेबस हो गया था मेरा, स्टार्ट किया था मैंने वीक में एक मॉक टेस्ट से। धीरे धीरे मैंने कर दिया था कि वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, बाकी रिवीजन करूंगा। जब मेरा 1 डेढ़ महीना बच गया था कि भाई प्रीलिम्स के 1 डेढ़ महीना, तब मैंने डेली एक मॉक टेस्ट शुरू कर दिया था कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाना है। मॉक टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगी। मॉक टेस्ट आपने लगा के छोड़ दिया, दूसरा मॉक टेस्ट लगा लिया, उसकी 0% प्रोडक्टिविटी है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए वो। तो आपको ये नहीं पता कि क्या गलत हुआ है, कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसका कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं उस चीज़ की। बोरिंग लगेगा एनालिसिस करना आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक लगाने से इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो मॉक एनालिसिस है। हम्म। 1 घंटे का मॉक है, 40 मिनट तो कम से कम आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। मैं तो 1 घंटा देता था पूरा एनालिसिस के लिए। 1 घंटे का मॉक, 1 घंटे का एनालिसिस। मेंस का 2 सवा 2 घंटे का मॉक, 2 घंटे का एनालिसिस, ये मैं करता था। तो जो आपने एनालिसिस की इम्पोर्टेंस बताई, तो थोड़ा सा मुझे एनालिसिस के बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ कि मॉक की एनालिसिस एक्चुअली में करते कैसे हैं। मॉक की एनालिसिस में अगर आप अलग से नोटबुक अगर डालो तो वो ठीक है, नहीं तो आप एक सेक्शन बना सकते हो आपकी मेन नोटबुक में, मॉक एनालिसिस का सेक्शन बना लो। मॉक एनालिसिस 70 से 80% सिलेबस मैंने इसीलिए कहा कि आप वो कर लोगे तब आपका 1 पेज का नोट्स बनेगा पूरे मॉक का एनालिसिस करके, क्योंकि आपको पता है मेन मेन चीज़ें, आपको जो क्रक्स निकालना उसमें से, उसमें मैथ हो गया, रीजनिंग के आपके बहुत कम नोट्स बनेंगे मॉक एनालिसिस के, मैथ्स के सबसे ज़्यादा आपके नोट्स बनेंगे, और इंग्लिश के। जीएस के भी आपके मतलब जीएस में फैक्ट रहता है, आपको बहुत ये रखना है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाकी कोई ऐसी मतलब नीड उसमें भी नहीं है। लेकिन मैथ और इंग्लिश, इसका मॉक एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि मेरा तुक्के से भी सही हुआ है, तो उसका भी एनालिसिस जरूरी है, उसको भी आपको नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि तुक्के से सही हुआ आपको क्वेश्चन, हम्म। आपका गलत भी हो सकता था वो क्वेश्चन। तो उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनालिसिस करते टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चन, पूरा सेम क्वेश्चन उतार दिया उसका आंसर लगा दिया, ये एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस ये है कि जीएस में भी जैसे मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मैं उसको गूगल करता था, गूगल करके ये देखता था कि जैसे गांधी जी का कोई आंदोलन उससे गलत हो गया, तो पूरा ये देखता था कि ये कब हुआ था, मूवमेंट का इसके पीछे का क्या था, आगे क्या था। तो गूगल करते हो ना आप, आपको ये पता चलता कि यार मैंने खुद की थी, गूगल किया था, मैंने खुद किया था गूगल। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। हम्म। आपको कोई दूसरा आगे से बताएगा वो चीज़ दिमाग में नहीं रहती, जो आप खुद मान, अगर आपने मैथ में भी है, आप नहीं उठाया कि मेरा ज्योमेट्री से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन गलत हुआ है, ज्योमेट्री के नोट्स खोलो, ये देखो कि ट्रायंगल का ये वाला पार्ट से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ट्रायंगल के आपको 4 पार्ट और दिखेंगे, वो रिवाइज होंगे आपके उससे, क्योंकि आपने एक पार्ट किया, उन चारों पार्ट का एक छोटा सा आप ये बना लो कि इस छोटा सा सेक्शन है, इसमें मैं ये चारों पार्ट मेरे एक कंसेप्ट का लिख देता हूँ। ऐसे आप कंसेप्ट अपने बिल्ड करो उसमें। तो डेफिनेटली मतलब जो मॉक की एनालिसिस है वो टाइम टेकिंग होती है, टाइम टेकिंग सारी होती है। सब्जेक्ट के आप लोगों को एक एक चीज हम्म, का नोट्स बनाना चाहिए प्रॉपरली, हम्म। और उसको प्रॉपरली रिवाइज करना चाहिए। तो जो मॉक टेस्ट आप लगाते थे वो लगाते कहाँ से थे, अगर आप स्टूडेंट के साथ में शेयर करना चाहो तो? मैं पीवाईक्यू मॉक टेस्ट तो लगाता था टेक्स्ट बुक से, और हम्म। उनके जो बाकी मॉक टेस्ट वो भी लगाए मैंने। फिर लास्ट में मैं शिफ्ट हो गया था ओनली बोर्ड के मॉक्स पे। एक दो मॉक मैंने बाकियों के भी लगाए हैं, पंडित करके भी लगाए हैं और परमार सर के भी लगाए हैं। उनके मॉक्स मुझे मतलब इतने बेनिफिशियल मेरे लिए नहीं लगे, किसी और के लिए हो तो पता नहीं, मेरे लिए वो मुझे नहीं लगा। फिर मैं ओनली बोर्ड के लगाए थे। ओनली बोर्ड में आपको पीवाईक्यू मॉक नहीं देता, वो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देता है। तो वो लगाए थे मैंने। मेंस के लिए लगाए होंगे 30 से 40 ओनली बोर्ड के, हम्म। और 10 से 20 टेक्स्ट बुक के। और हम्म। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर 70% टेक्स्ट बुक के पीवाईक्यू मॉक, और बाकी 10-15 मॉक ओनली बोर्ड के लगा दिए होंगे। हॉलीवुड के लगाए थे। तो ये आपने हमने हर एक टॉपिक हम्म। को ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब एक स्टूडेंट के अंदर कॉमन चीज है, बहुत बार फेस करते हैं हम लाइफ में, शायद आपने भी फेस किया होगा, कि 120 पे आके स्कोर रुक गया, 140 पे आके स्कोर रुक गया। जो ये स्कोर स्टक हो जाता है, उसके बाद में कैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? स्कोर स्टक का पहली बात तो ये है कि सबका होता है। आप कोई मतलब ये मत सोचो कि मेरा ही स्कोर स्टक हो रहा है, उसका तो है ही नहीं। टॉपर से टॉपर जो AIR 1 है उसका भी स्कोर स्टक हुआ, मेरा भी हुआ है, और सबका होता है। हम्म।
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो मॉक एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो आपको इसी में हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई चीज़ पहले गलत हुई है और आप फिर से वो चीज़ गलत हो रही है तो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। हम्म। मॉक एनालिसिस आपको ये देगा कि आपकी एक चीज़ गलत हुई है, वो उस चीज़ के साथ-साथ उससे रिलेटेड पेरिफेरल 4 चीज़ें और आपकी सही करवाएगा वो हम्म। आगे। तो मॉक एनालिसिस इसमें हेल्प करेगा कि आपके स्कोर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करेगा। रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि रिवीजन छोड़ दो आप, रिवीजन साथ-साथ करो। साथ में जो मॉक एनालिसिस करते हो, वो आपको हर मॉक एनालिसिस आपके 2 से ढाई नंबर बढ़ा रहा है अगले मॉक में। तो धीरे-धीरे आप 120, 140 फिर 150। मैं भी यही था कि मैंने स्टार्टिंग जब मैंने 70-80% सिलेबस हो गया था, मेरे 120-25 नंबर आते थे। मैं पोज़ भी करता था क्वेश्चन को, मुझे मतलब ये था कि जल्दी टाइम जा रहा है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 125 से वो 140 हुए, 150 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80 तक भी आए मेरे। हम्म। 185, 180, 82 तक भी आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि आपको मेन चीज़ ये है कि बेसिक प्रोसेस पे भरोसा रखना है। अपने सोर्सेज़ को लिमिट करना है। इसमें ये नहीं है कि आपको 5 बुक नहीं पढ़नी है। एक ही बुक पढ़नी है, उसको 5 बार पढ़ना है। अच्छा, ये कोर्स स्टक हो जाए तो कोई नया कोर्स नहीं खरीदना होता क्या? मतलब कि कुछ नया कर ले या कोई नए टीचर के पास चले जाए? वो आपके कोर्स तक की लेंथ को बढ़ा सकता है। वो पहले 1 महीने हो रहा था, फिर वो 6 महीने होने लगेगा। यही हो सकता है उससे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मतलब आप इतने डिपेंडेंट मत हो, किसी पे भी मत हो आप डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आदमी होगा वही प्रोग्रेस कर सकता है, वही अपनी गलतियों को पहचान सकता है। हर आदमी अगर आपको आगे बता रहा है कि ये कर लो, मैं आपको ये कर दूंगा, ये कर लो, जिस चीज़ का जितना रोल है उस चीज़ को उतना ही वैल्यू दो। अगर किसी कोचिंग का 30 से 35% ही रोल है, आप उसको वैल्यू दे रहे हो 100% की, तो आपका ही घाटा है उसमें। अगले का तो कोई घाटा नहीं, अगले के लिए तो आप क्लाइंट हो। आप उसका पर्पज फिल हो रहा है, उसकी कोचिंग में बच्चे आ रहे हैं। एक कोचिंग में मतलब लाखों बच्चे भी पढ़ते हैं, हज़ारों बच्चे भी पढ़ते हैं, पूरे आप बच्चे लगाओगे तो 38 लाख तो मेरे सीजीएल जो मैंने दिया उन्होंने फॉर्म फिल किए थे। 38 लाख का तो नहीं हुआ सिलेक्शन। 38 लाख में से आप ये मानो 4-5 लाख बच्चों ने तो कोचिंग ली थी, 4-5 लाख का भी नहीं हुआ सिलेक्शन। हम्म। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हद से ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, डिपेंडेंट रह रहे हैं बाकी चीज़ों पे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हुँ, उनको प्रॉब्लम फेस कर रही है। हुँ। अच्छा, तो आज के टाइम पे एक स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई हैं, कुछ बोलते हैं बहुत वैल्यूएबल है, कुछ बोलते हैं नहीं वैल्यूएबल है। जो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं, मैं बनाती हूँ, कोई और बनाता है, या मतलब जो भी मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हुँ। हैं, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है? और क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी? आपने खुद से स्ट्रैटेजी बनाई थी? क्या वैल्यू रही थी आप लोग आपकी लाइफ में जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं इनकी? यूट्यूब चैनल और स्ट्रेटजी की वैल्यू तो रहती है मैम, नो डाउट। लेकिन वैल्यू तब रहती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ें आती हैं। हर मतलब एग्जाम की कुछ स्ट्रेटजी होती है, बेसिक बुक्स होते हैं। आप यूपीएससी उठा लोगे, उसकी भी कुछ बेसिक बुक्स हैं, इसकी भी कुछ बेसिक बुक्स हैं। 5 से 10 टॉपर की आप स्ट्रेटजी देख लोगे, आपसे ये क्रक्स निकल के आ जाएगी कि मेन चीज़ें ये हैं, ये मेन हुँ, चीज़ें निकल के आएंगी। आप उससे 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। लेकिन एक बार जो स्ट्रेटजी फिक्स हो गई आपकी कि आपने ये लगाया कि ऐसे 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 ये स्टेप मुझे फॉलो करने हैं, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दो हर स्ट्रेटजी पे। कोई हुँ। भी स्ट्रेटजी हो, हर स्ट्रेटजी को फुल स्टॉप लगा के आप उसी पे वर्क करो, उसी को इम्प्रूव करो। धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस आने आने लगेगा। आप ये सोचोगे कि वो जो बंदा है या मैं हूँ, मैं कोई पैरेलल यूनिवर्स से तो आया नहीं हूँ। हुँ, हुँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एसएससी में मेरे से पहले बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, और टीचर आपको ये कह के डराएंगे कि 2022 वाले 23 वाले भी इसी में बैठेंगे, वो भी इसी में बैठेंगे, नए का तो नंबर ही नहीं आना। मुझे भी ये लगा था कि यार नए बच्चे का नंबर कैसे आएगा, पहले वाले ही इतने बैठ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी है उससे ज़्यादा, तो सिलेक्टेड बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, हुँ। नंबर कैसे आएगा। नंबर तब आएगा क्योंकि आपको उन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या अपने प्रोसेस पे ध्यान रखना है। हर फ्रेशर भी हर साल निकालते हैं, अच्छे रैंक से निकालते हैं। हुँ, तो हुँ। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका ही निकलेगा। ऐसा ये थोड़ी है कि कोई बंदा उसने बस वो रट ही लिया कि उसको ही पता है एग्जाम निकालना। मैं हुँ, ये भी नहीं कहता कि मुझे ही पता है। मेरे जो वे है हुँ। उससे हज़ार वे और होंगे जिससे एग्जाम निकल सकता है, और बहुत मेरे से भी अच्छे रैंक से निकल सकता है। तो वो आपको खुद फाइंड आउट करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। हर स्ट्रेटजी पे, हर मोटिवेशन पे। मोटिवेशन आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। सिलेक्शन तो छोड़ो, आपको कहीं पे भी नहीं ले जा सकता मोटिवेशन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको ले जा सकती है, कहीं पे भी ले जाएगी, वही ले जाएगी। मोटिवेशन नहीं ले जाएगा आपको। मोटिवेशन आपको सुबह से शाम तक ले जा सकता है, अगला दिन मोटिवेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो हम्म, सेल्फ मोटिवेशन है वो आपके लिए वो काम आपके लिए करेगा। काम करेगा। आपने बहुत लंबे टाइम तक मुझे कंसिस्टेंसी के लिए बताया कि कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज़्यादा है। हम्म, और मैं जितना देख रही हूँ आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ कि वो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं, बाकी हम्म। सब कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मैम मैं तो ये कहूँगा कि बोरिंग प्रोसेस है,
कोई फैंसी प्रोसेस नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको रोज मजा आएगा, बोरिंग ही प्रोसेस है। हम्म। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना है आपको। हर नए दिन नई बातें नहीं सुननी कि इस बात से ये निकल गया 100 दिन में सीरियल, ये निकल गया 2 दिन में सीरियल, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रोसेस पे बिलीव करना है, हार्डवर्क पे बिलीव करना है, ये करना है कि अगर आपके 10 घंटे नहीं हो रहे, आप 3 घंटे दो उस दिन। जिस दिन आपका मतलब महीने में ये रहता है कि 10 से 15 दिन आपके ये अच्छा गुड फील करोगे, आप उस दिन 8 से 10 घंटे हिट करने की पूरी ट्राई करो कि ये मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, मैं 10 घंटे तो हिट करूँ। बीच में मीडियम आएगा आपके, उसमें 7 से 8 घंटे 6 घंटे तक निकालो। लास्ट के मतलब 5-6 दिन आपके ऐसे भी आएंगे, कोई घर में काम आ गया या बाकी चीजें हो गई, उसमें भी ये ट्राई करो कि 2 से 3 घंटे तो एटलीस्ट हो रहे हैं, ये दिन खाली नहीं जा रहा मेरा। उसका फायदा ये है कि आपने एक दिन आप पढ़े 10 घंटे, हम्म। अगले 2 दिन आपने कुछ नहीं किया, एवरेज आई 3.25 3 की। आप उसी 3 दिन 5-5 घंटे पढ़े, 15 घंटे हो गए आपके। हम्म। तो वो चीज है। कि हाँ, कंसिस्टेंसी हर दिन पढ़ने की हाँ। कोशिश करो चाहे उसमें पूरा नहीं पढ़ पा एक रहे चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, तो वो ये है कि आप डेली टारगेट्स बना सकते हो अपने। हो। आप सुबह ये कर सकते हो कि मुझे ये 50 क्वेश्चन मैथ में करने हैं, ये 50 क्वेश्चन इंग्लिश में करने हैं, ये 50 वोकैब मेरी करनी है तो करनी, मतलब डेली का आपका एक, फिर डेली बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम्म। आपका फिक्स हो जाएगा कि ये चीजें मुझे डेली करनी है, 50 उसके क्वेश्चन, 50 उसके, एक मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। मैथ में एक चीज जो मुझे अभी तक हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे, वो ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, आप एक बुक है, एक मेन चैप्टर उठाओ आप, उसको 4 से 5 दिन दो, उसके 40 से 50 क्वेश्चन डेली करो आप, उसको चार वो करना है, रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा ये चीज, इसलिए कि एक दूस उसके साथ क्या करो, स्टार्टिंग में तो मैं आपको बोलूंगा कि 60 ही क्वेश्चन लो, उसके बाद उसको 80 कर देना, 4 चैप्टर और उठाओ साथ में, 15 क्वेश्चन ईच चैप्टर के, अगर आप 60 कर रहे हो, आप 80 कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन ईच चैप्टर के डेली लगाओ आप उस मेन चैप्टर के साथ। मेन चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन, उन 4 चैप्टर के 15-15 और 80 या 60 क्वेश्चन वो करो। उससे क्या होगा कि चैप्टर का आप एक भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चैप्टर का मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, चैप्टर के उस एक क्वेश्चन से 2 फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे आपके। हम्म। तो ये चीज जो है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में जो वर्क की मेरे लिए वो ये है। तो 4 से 5 दिन में आपका मेन सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके साथ आपके 16 चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। वो मेन चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपका पूरा रिवीजन हो गया, उसके साथ दूसरा चैप्टर उठाओ, तब वो सेम प्रोसेस फॉलो करो, फिर से आपको मतलब 20-20 क्वेश्चन ईच, 4 चैप्टर वो कर लो। स्टार्टिंग में ये है कि आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 ईच करके 3 कर लो, जरूरी नहीं है कि आपको 4 ही करने, 2 कर लो, आप स्टार्ट में करो तो हम्म। अपने हिसाब से करना है आपको। अगर कोई बच्चा ठीक है पढ़ने में, वो 80 कर सकता है, 20 कर सकता है, कोई ये है कि मुझे नहीं हो रही 80, वो आप 20-20 करके दो दो चैप्टर तो ले ही सकता है साथ में। तो इस अकॉर्डिंगली कि मतलब कुछ कुछ अपने अकॉर्डिंगली हाँ, मैनेज कुछ करते हुए इन आप सारी चीजों को बैलेंस करना। फ्लेक्सिबल रहना है। अगर मैंने बोल दी कोई बात या किसी और ने बोल दी, वो लॉ की लकीर नहीं है, वो आपको एक आइडिया लेना है कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, इसके लिए ये चीज काम करी, मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि मैं इसी पे काम करूँ। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएगा कि मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैं हो या कोई भी हो, उससे मतलब ही क्या, आपको तो अपना रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखना, हम्म। सेल्फिश बन जाओ कि अब मेरा नंबर बढ़ने चाहिए चाहे वो बिल्कुल, किसी से बढ़े। बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ आप, फैन मत बनो किसी के, मैं हूँ या कोई भी हो, फैन बनने का वो नहीं है। आपको क्यों फैन बनना है? आपको यूनिक बनाया भगवान ने, अगले को भी यूनिक बनाया, आपको अपना काम करना है। आप उनसे ये सोचो कि मुझे इनसे भी आगे जाना है, आप बॉलीवुड हो या कोई भी हो। मैं तो फैन कल्चर के मतलब शुरू से ही मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीजें, क्योंकि आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो उस चीज से। आप ये पहले ही आपने ये मान लिया कि मैं इससे कम हूँ, हम्म। आप उनकी पूजा करने लगते हो, ये वो है भगवान है वो, चलो ठीक है। आज के दिन तो फिर भी मतलब टीचर मैं देखता हूँ कि बिल्कुल क्लाइंट समझ लिया उन्होंने बच्चे को, हम्म। जो बेचारे थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको समझ आता नहीं, वो ट्रैप, उस ट्रैप में जाते हैं फंस वो। उनको ये नहीं पता कि वो जस्ट आपको एज ए क्लाइंट यूज कर रहा है वो आपको। उसने हम्म। आपको देखा नहीं है, उसने ये नहीं देखा आप कहाँ रहते हो, उसने ये भी नहीं देखा कि आपने रोटी खाई है शाम की या नहीं खाई, उसको थोड़ी पता है। हम्म। आप उसके फैन बने बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे लिए भगवान है। उस भगवान से आप 5 मिनट बात भी नहीं कर पाओगे अगर आपको मिल गए तो कहीं पे। तो ये अपने आप की वैल्यू खुद में बढ़ाओ, बाकियों से आपको कोई नहीं है। ये करोगे तो धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंसी भी आएगी, डिसिप्लिन भी आएगा। तो कहीं ना कहीं रोहित ने हमें हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी एक क्लैरिटी दी है। हम्म। उसके बाद भी मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आपका कोई भी डाउट बचा है अभी भी तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मैं रोहित से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि रोहित उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप एक दिन टाइम निकाल के जब भी ये पॉडकास्ट लाइव जाता है इसके जरूर रिप्लाई करना। जो भी स्टूडेंट जो कुछ भी चीजें जानना चाहते हैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत
बार ये रहता है कि आपने किस टीचर से पढ़ा था। ऑल्दो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि किसी का भी फैन बनने की ज़रूरत नहीं है, जिससे समझ में आता है उस टीचर से हाँ। आप पढ़ लो। तो एक बार सारे रिसोर्सेज मैथ्स के अंदर अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो मैथ्स में बुक कौन सी पढ़ी, कौन से टीचर से पढ़ा, रीजनिंग के अंदर कौन सी बुक पढ़ी, कौन से टीचर से पढ़ा, ये सारी चीजें मुझे एक बार आप ब्रीफ के अंदर बता दीजिए कि मैथ्स के अंदर, जीएस के अंदर, रीजनिंग के अंदर और इंग्लिश के अंदर कौन सा टीचर, कौन सी बुक, क्या रिसोर्स। मैथ्स के अंदर तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊं तो मैंने 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया था। राकेश यादव सर का उनका बैच लिया था मैंने, उससे वो करके फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैंने मेरे नोट्स बना लिए थे, और जो पीवाईक्यू की बुक है वो एक राकेश यादव सर की ही 7300 है, और एक पिनेकल है। पिनेकल में यूज़ करता था जो 4 चैप्टर मैंने बताए साथ में रिवाइज करने हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। राकेश यादव वाली बुक है सर की, वो मैं यूज़ करता था कि चैप्टर वाइज के लिए, उसमें टाइप वाइज दे रखे हैं, तो हर बुक आप अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ओके, और इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्टिंग में नीतू सिंह मैम का बैच लिया था। उसमें मैंने जो चैप्टर बताए थे ग्रामर के, वो क्या मैंने उससे नहीं की थी। ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए थे वो करके 4 से 4.5 महीने में उस बैच को मैंने अलग साइड में कर दिया था। और और बुक कौन सी यूज की थी बुक मैंने पिनेकल यूज़ की थी ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, और ब्लैक बुक यूज़ की थी वोकैब की प्रैक्टिस के लिए। ओके, और उसके साथ में आपने जीएस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज। जीएस के लिए मैंने मैम पहले तो जो बेसिक नोट्स बनाए थे 1 महीने का, जो करियर विल पे कोर्स था वहाँ से, और जो मेन मैं बताऊंगा वो परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज से, और उनके जो स्टैटिक जीके थे उनसे, और जो मैंने मेरे खुद के नोट्स बना रखे थे उनके बार बार रिविजन। रीजनिंग के लिए आपने क्या पढ़ा था। रीजनिंग में भी मैंने स्टार्टिंग में पीयूष सर से मतलब यूट्यूब पे भी वो कर लिया था कि जो मेन मेन चैप्टर से लोग जो 4 5 चैप्टर बताए थे मैंने आपको, वो कर दिया था। फिर सिर्फ मॉक, ओनली मॉक, सेक्शनल मॉक, और 2 से ढाई महीने में एक बार कोई चैप्टर देख लिया जिसमें ये लग रहा है कि वीक पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, मॉक में क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके, वो देख लिया। तो ये इन्होंने कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का आपको बता दिया, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर ली है। जो भी आपके हॉट टॉपिक थे, जो जो इश्यूज आप फेस करते हो उनके ऊपर हमने बात कर ली है। इस जो सीरीज है हमारी टॉपर सीरीज, इसका सबसे मेन जो मेरा एजेंडा है वो यही है कि टोटली अनबायस सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर टीचर या किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए कोई अलग से फेवर नहीं रखा जाएगा। और इस सीरीज के अंदर आप नेक्स्ट किस टॉपर को देखना चाहते हो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई इस सीरीज के अंदर आके अपना इंटरव्यू देना चाहता है तो मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह डाल रही हूँ, आप जाके अपनी डिटेल्स वहां पे फिल कर दीजिए, ताकि मैं आपसे रीच आउट कर सकूं और आपको भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इंटरव्यू देके अपना बाकी स्टूडेंट्स के साथ में अपनी जो जर्नी है उसको शेयर करने का एक मौका दे सकूं। अगेन मैं लास्ट में रोहित को यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतना खुल के अपनी एक एक चीज को बताने के लिए। तो रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ में आपने ये सारी चीजें शेयर की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।